देखो कल की क्लास में जो भी हमने चीज़ें देखी थी उसको आप एक बार जल्दी से देखिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें पुरानी थी कि कहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, ऑयल और पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, अगर लैंड के ऊपर होगा तो आपको कौन सी चीज़ बनेगी वहाँ पर, अगर ओशन के ऊपर होगा तो कौन सी चीज़ बनेगी, ये आर्टिक सर्कल क्या होता है, ये पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल क्या होता है, ये कोरल रीफ्स क्या हैं, कोरल रीफ के बनने की स्टेजेस क्या हैं। पहला क्या था, कोई एक्टिव वॉल्केनो होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ पे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द कोरल पॉलिप्स एंड ज़ूज़ैंथेलाइट, तो उनकी वजह से यहाँ पे कोरल रीफ का जो है फॉर्मेशन वो शुरुआत होगी उसकी। सबसे पहला स्टेज जो होगा वो होगा फ्रिंजिंग रीफ, सेकंड नंबर पे जो होगा वो क्या होगा, बैरियर रीफ, और थर्ड नंबर पे जो है वो पूरा का पूरा आइलैंड ऊपर से सबमर्ज हो जाएगा तो आपको अटोल की तरह दिखेगा, ठीक है। उनके अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम्पल भी बताए गए थे, जैसे कि बैरियर रीफ का एग्जाम्पल आपको बताया था ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के, अगर आप बोलेंगे ये ऑस्ट्रेलिया है तो हम क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया की नदर्न साइड में यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पर है, ठीक है। कौन से ओशन में है, ऑस्ट्रेलिया के इस वाली साइड कौन सा ओशन लगेगा, पैसिफिक ओशन है ना, कौन सा ओशन लगेगा, पैसिफिक ओशन, ठीक है। ठीक है, और क्या चीज़ देखी थी हमने, बैरियर रीफ समझ आ गया। उसके बाद अटोल, तो अटोल में हमने क्या कहा था, अगर आप उसको ऊपर से देखोगे अटोल को तो आपको एक रिंग की तरह सिर्फ दिखेगी, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था, एक अड्डू अटोल नाम की जगह जो कि क्या है, मालदीव्स के अंदर। ऐसे बहुत सारी जगहें हैं, पर ये मैं सिर्फ ऐसा एक आध नाम, छोटा सा नाम जो आपको याद रह जाए, ठीक है, बाकी तो आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो क्या इन सब के एक एक पकड़ के सब अटोल के नाम याद करने हैं, नहीं करने भाई, काम का नहीं है, ठीक है। काम का जो है बस उसको पढ़ना है, ठीक है, फालतू की चीज़ नहीं पढ़नी है, एग्जाम निकालना है, वो नॉलेज नहीं बढ़ानी है। वो यहाँ पे एमए नहीं हो रही है किसकी, ज्योग्राफी की, ठीक है। क्या हो रहा है, हमारा काम क्या है भाई, एग्जाम निकलवाना है, और उससे ज़्यादा हो हल्ला नहीं चाहिए कि इसमें हमारी नॉलेज बढ़ा दो सर, बताओ बैरियर रीफ कैसे क्या है, कुछ नहीं, हम काम का नहीं है, ठीक है। ठीक बात है, समझ आ गया। कोरल रीफ आपको समझ आ गई थी, उसमें कैसे कलर किसकी वजह से आ रहा है, कलर किसकी वजह से आ रहा था, ज़ूज़ैंथेलाइट की वजह से कलर आ रहा था, है ना। कोरल रीफ बनने का जो प्रोसेस था, और कोरल रीफ की फॉर्मेशन के लिए जो आप बोले प्री रिक्विजिट कंडीशंस होनी चाहिए कि ये कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तभी कहीं पे कोरल रीफ का फॉर्मेशन होगा, वो क्या क्या कंडीशन थी आप बोलिए ज़रा, मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं देखता हूँ आपको याद है कि नहीं याद है, बताइए। सबसे पहली चीज़ क्या है, शैलो वाटर होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज़ शैलो वाटर, शैलो वाटर, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, और नॉट नियर माउथ ऑफ रिवर, काम होना चाहिए, काम लिखा क्या, काम काम होना चाहिए, और काफ़ी है, इतना ही दिखाया था क्या, यही था, ठीक है। हाँ लोकेशन आ गया ना, यही लोकेशन पे लिख लो यार, कोई ठीक है, नियर द इक्वेटर, ठीक है, नियर द इक्वेटर। तो ये वाली चीज़ एक्चुअली में मुझे अचानक से क्यों याद आई, क्योंकि मुझे याद है 2018 का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम था उसके प्रीलिम्स में ये सवाल आया था, ठीक है। 2018 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है उसमें ये सवाल आया था, ठीक है। तो तब मैंने वो देखा था ये सवाल, तो मेरे को याद आया कि हाँ ये सवाल है, उसमें ऐसा कुछ लिखा था, ठीक है। तो इसलिए आप इसको लिख के रखें ताकि आपको लोकेशन पता होगी, लोकेशन कोरल रीफ्स की कहाँ होती, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर ये इनमें से कोई भी कंडीशन ऊपर नीचे हो जाए तो क्या हो सकता है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ज़ूज़ैंथेलाइट का कोरल पॉलिप्स के साथ, उसमें इम्बैलेंस हो सकता है, और उसकी वजह से जो कोरल रीफ है आपकी डाई आउट कर सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग ऑफ दी कोरल रीफ, है ना। यहाँ पे कोई फोटो थी ब्लीचिंग की, कहाँ गई, ये थी, है ना, ये क्या है, ब्लीचिंग ऑफ दी कोरल रीफ, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, क्या मैं आपको जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ क्या इसी में से सवाल बन सकता है। देखो ज्योग्राफी मोस्टली स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, ज्योग्राफी क्या है, मोस्टली स्टैटिक पोर्शन है, लेकिन इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें आपको करंट अफेयर को देखना पड़ेगा। जैसे ये कोरल रीफ की बात हो रही है, ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स या फिर टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी, ठीक है। घूम फिर के वो आपसे पूछेगा कुछ ना कुछ कोरल रीफ के बारे में, ठीक है, वो ऑब्सेशन है यूपीएससी का कुछ टॉपिक्स के साथ कि वो पूछेगा आपसे वो वाली चीज़, ठीक है। जैसे लोकेशन में ये वेस्ट एशिया और मेडिटेरेनियन, ये भी ऑब्सेशन है यूपीएससी का, ठीक है, घूम फिर के कुछ तो मेडिटेरेनियन, वेस्ट एशिया, सीरिया, ये सब इसके आगे पीछे उन्होंने कुछ पूछना है, ठीक है।
या फिर अभी आप देखेंगे इस साल का जो यूपीएससी का पेपर था उसमें क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था तो यूक्रेन की उन्होंने आपसे लोकेशन पूछी थी कि कौन से कंट्रीज के साथ टच करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो वैसे ही कोरल रीफ जो है वो भी न्यूज़ में रहती है। अभी इसमें आप क्या देख सकते हैं, आपको अपने बिहाफ पे क्या करना है, अपने बिहाफ पे आपको करंट अफेयर देखना है। आप कोई भी करंट अफेयर देख सकते हैं। मोस्टली अगर आप द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस कोई भी अखबार पढ़ेंगे तो उसमें अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ अगर आपसे बोलूँ कि कोरल रीफ के मतलब क्या चल रही है लेटेस्ट डेवलपमेंट, तो वो ये चल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है ओशन का इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से अलग अलग जगहों पे ऐसी कोरल की ब्लीचिंग हो रही है। अच्छा, एक और आप चीज़ देखिए, कोरल रीफ जहाँ पर भी आपको मिलेगी ना, आपको एक चीज़ पता चलती है कि यहाँ पे जो भी इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट है, वो क्या है, बहुत अच्छा है ना। कोरल जहाँ पर भी ये कोरल अगर आपको दिखेगी तो आपको पता चलेगा कि ये एरिया जो है उसका इकोसिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया यहाँ पे इन्वायरमेंट है, ठीक है, ठीक है। ये जो एकदम परफेक्ट अच्छी जगहें होंगी वहीं पर ये होगी। मतलब ये आपको क्या चीज़ दिखाती है, मतलब अगर कहीं पे कोरल रीफ अगर है तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे क्या है, परफेक्ट कंडीशंस हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के रहने की, हर चीज़ के लिए, आगे पीछे के फिशेज वगैरह हर चीज़ के लिए, ठीक है, क्या एक टाइप की परफेक्ट कंडीशन, ठीक है। अब जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या आप बोल सकते हैं पॉल्यूशन हो रहा है, आपने देखा है इन्वायरमेंट जब हमने पढ़ी थी तो मरीन पॉल्यूशन वगैरह भी देखा था, है ना। तो मरीन पॉल्यूशन जो भी हो रहा था, हर चीज़ जो है, पॉल्यूशन जो है, वो सारी चीज़ें जो है कोरल रीफ को इफेक्ट कर सकती हैं। तो क्योंकि इसकी ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से द साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड वो नई नई टेक्नोलॉजी को खोज रहे हैं कि कैसे ब्लीच्ड हुई कोरल को भी आप क्या कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपके न्यूज़ में आपको दिखे, द हिंदू में आपको दिखे, तो आप उसको पढ़ें, ठीक है। जो भी कोई चीज़ आएगी उससे रिलेटेड उसको आपको देखना है, वो आपका काम है जो आप खुद से करेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे एक कोई चीज़ है, अब मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बायोमेश टेक्नोलॉजी करके एक कोई चीज़ थी, वो न्यूज़ में चल रही थी, शायद पिछले साल थी या कभी तो थी। तो आप उसको घर पे जाके देखिएगा, ज़रा आप ऐसे लिख लीजिए बायोमेश कुछ, और घर पे जाके उसको सर्च करना, आप देखना कुछ उससे मिलता जुलता आपको दिखता है क्या, ठीक है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए और एक बार आप घर पे जाके देखना अगर आपको कुछ मिलता है। मेरे ख्याल से पिछले साल के द हिंदू में या इस साल के जनवरी के कहीं पे तो कहीं पे आया था, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये आपको करंट अफेयर, ठीक है। और क्या था, ग्रेट बैरियर रीफ देख लिया आपने। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, चलो इसको नीचे रखो थोड़ी देर के लिए। अब याद करो, जब कल ओशनोग्राफी स्टार्ट की थी वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें बताई गई थी, पहले फिर से वापस आप याद करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। याद करो, ओशनोग्राफी में आपको दो चीज़ बताई थी। सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, है ना, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, ठीक है। दो तरीके से हो सकता था, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रहता तो उसके दो नाम थे, क्या था, वेव और ओशन करंट, है ना, ठीक है। अगर वर्टिकल हो रहा था तो क्या क्या बोला था हमने, या तो टाइड या तो अप वेलिंग डाउन वेलिंग, ठीक है। वेव और ओशन करंट में क्या डिफरेंस था वो आपको पता है, ठीक है। वेव और ओशन करंट में क्या डिफरेंस था वो आपको पता है। ओशन करंट कैसे फ्लो करेगी, दो तरीके की होगी, एक क्या होगी वार्म और एक क्या होगी कोल्ड, ठीक है, वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट। ओशन करंट बन रही है तो इनका मेन काम क्या है, ओशन करंट का मेन काम क्या होता है, पहले एक ही चीज़ आपको लिखवाई थी, ओशन करंट का मेन काम क्या है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन करना, है ना। ओशन करंट का मेन काम क्या है, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन करना इनका काम है। अच्छा, फिर आपको एक नॉर्मल सी चीज़ दिखाई गई थी, ये इक्वेटर है, इक्वेटर, ये पोल है, नॉर्थ पोल, यहाँ का जो ये एरिया क्या होगा आपका, हीट सरप्लस रीजन, है ना, ऐसा लिख दिया हमने, हीट सरप्लस रीजन, HSR, ठीक है। और यहाँ पे ये एरिया हीट डेफिसिट रीजन है, यहाँ पे कम आपका जो है सन की रेज गिर रही है, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ का पानी क्या है, ज़्यादा गर्म हो गया।
अब ये सारी चीज़ें आप याद रखो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वही आपके इस ओशनोग्राफी में वापस से घूम के आएंगी कहीं ना कहीं। ये जो एक बार ही आपको बताया जा रहा है बस वही कॉन्सेप्ट सेम है, बाकी वही उसके आगे पीछे सब घूमेगा, ठीक है। 2-3 ही चीज़ें होती हैं बस, उसी के आगे पीछे सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हीट सरप्लस रीजन, हीट सरप्लस रीजन होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या, पानी यहाँ पर क्या होगा, गर्म होगा। पानी गर्म होगा तो पानी क्या करेगा, ऊपर की तरफ पानी गर्म होगा, पानी एक्सपैंड करेगा तो हल्का हो जाएगा तो ऊपर की तरफ आएगा तो क्या होगा उसका मतलब आप समझिए कि पानी यहाँ पे गर्म हो गया और क्या है, राइजेस अपवर्ड, है ना। ऐसे ये चीज़ देखी थी हमने। और इस एरिया में हीट डेफिसिट रीजन है, जो सूरज है वो नहीं पड़ रहा है, गर्मी कम है, गर्मी कम होने की वजह से पानी यहाँ पे नेचुरली क्या है, ठंडा है। ठंडा पानी क्या होता है, डेंस होता है। डेंस पानी क्या करता है, सिंक करता है कहीं पर। डेंस पानी क्या करता है, सिंक करता है, ठीक है। और गर्म पानी क्या करता है, ऊपर की तरफ राइज करता है ना, ठीक बात है। सेकंड चीज़ क्या देखी थी हमने, सैलिनिटी, है ना, सैलिनिटी, या इसको आप पूरा वो रेनफॉल के साथ जोड़ सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था कि भाई ये वाला जो रीजन है यहाँ पे पूरा टाइम क्या है, अर्थ की रेडिएशन गिर रही है, अर्थ की सोलर रेडिएशन यहाँ पे गिर रही है, हीट सरप्लस रीजन है। सूरज जो है हमेशा इक्वेटर और ट्रॉपिक वाले रीजन के आसपास रहता है। देखो ये जो आपको लाइन दिख रही है सेंटर की, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। अगर मैं इस इक्वेटर के अलोंग आने वाले लेक्चर में कहीं पर भी ऐसा बोलूं इक्वेटोरियल रीजन, तो आपको क्या समझना है, ये 0 डिग्री के आगे पीछे की सर कोई बात कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री के आगे पीछे की कोई बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे कभी कहीं पर बोलूं ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, अगर मैं आपको क्या बोलूं ट्रॉपिकल रीजन, तो आपको क्या याद होना चाहिए कि ये 0 से लेके ऊपर आपको पता है क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। बस उन दोनों के बीच की जो जगह होगी उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिक्स, ठीक है। उन दोनों के बीच की जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक, ठीक है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो आप देखिए यहाँ पर सन की जो रेडिएशन है वो पूरा समय यहाँ पर रहती है, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन क्या है, बहुत ज़्यादा। इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा तो क्या है, प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज़्यादा। प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या है, फ्रेश वाटर भी क्या है, बहुत ज़्यादा। फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे सैलिनिटी क्या होगी, अपने आप आपकी कम हो जाएगी। सैलिनिटी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। यही चीज़ समझी थी कल। उसके कंपैरिजन में जो ये यहाँ के रीजन थे, पोलर रीजन, यहाँ पर हमने क्या कहा था कि सोलर रेडिएशन यहाँ पे नहीं गिरेगी। एक तो आप देखिए वापस से वही वाली चीज़ कि क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है तो यहाँ पे डायरेक्ट गिर रही है, यहाँ पे क्या इंक्लिनेशन पे सनलाइट गिर रही है ना, तो उससे भी तो जो है अमाउंट ऑफ हीट किसी जगह पे पड़ रही है उसमें डिफरेंस आता है ना। किसी जगह पे डायरेक्ट अगर आप बीम मारो किसी चीज़ की, है ना, तो उस जगह पे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। अब आप ऐसे इंक्लाइन मारोगे जहाँ पे ऐसे थोड़ी सी टच हो कहीं पे, उस जगह पे उतनी हीट जनरेट नहीं होती, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, हीट जनरेट नहीं हो रही, हीट नहीं गिर रही है तो इवेपोरेशन नहीं हो रही है। इवेपोरेशन नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है, इवेपोरेशन नहीं होगी तो क्या, प्रेसिपिटेशन भी नहीं होगी। आपको पता है वाटर साइकिल के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होगा तो उसी से क्या होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। क्लाउड का फॉर्मेशन होने के बाद ही आपका प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन नहीं है, कम, तो क्या है, प्रेसिपिटेशन भी क्या है, कम, तो इसकी वजह से सैलिनिटी आपकी क्या है, ज़्यादा। एक और चीज़ क्या बोली थी कि इन एरियाज़ में जो भी फ्रेश वाटर होता है उसका तो इस्तेमाल किस में हो जाता है, आइस कैप या फिर पोलर जो आपके क्या बोलते हैं, ग्लेशियर वगैरह, ठीक है। फ्रेश वाटर से बनता है ग्लेशियर, ठीक है, फ्रेश वाटर से ही बनता है हमेशा ग्लेशियर, ठीक है। तो फ्रेश वाटर से तो क्या बन जाएगा, ग्लेशियर और आइस कैप। तो जो बचा होगा पानी बचेगा, वो सारा सॉल्ट उसी के अंदर रह जाएगा, तो वो पानी क्या हो जाएगा, डेंस, पानी भारी हो जाएगा, पानी नीचे की तरफ सिंक करेगा। तो फिर वही वाली फोटो हमने देखी थी कैसे करके कि कोल्ड ओशन करंट आपकी कहाँ नीचे फ्लो करेगी, कहाँ पे, नीचे, काफ़ी नीचे फ्लो करेगी कोल्ड ओशन करंट, और वार्म ओशन करंट ऐसे इसके ऊपर फ्लो करेगी वार्म। और ऊपर तो ऐसा नॉर्मली वेव्स चल रही है, ठीक है। ठीक है, यहां तक ठीक था ना।
यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद मैंने कहा था कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये ओशन करंट का मूवमेंट जो है डिपेंड करेगा। किन और कौन सी चीज़ें थी? क्या बोला था मैंने आपको? डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स। दो चीज़ों से इफेक्ट उस पर इफेक्ट पड़ता है, दो चीज़ों का। पहली क्या चीज़ थी? कोस्ट लाइन, है ना। पहली चीज़ थी कोस्ट लाइन, दूसरी चीज़ थी कोरियोलिस फोर्स। इसको आप अब याद रखना, ठीक है। एक बार ही बता दिया, इसको आप याद रखना। फिर ये भी घूम फिर के वापस से आ जाएगा, वो साइक्लोन के ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ठीक है। ठीक है, आपको पता है ना, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन आप देखते हो तो वैसा ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है। टॉर्नेडो ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है, ठीक है। तो वो कौन से हेमिस्फेयर में है, तो कौन सी डायरेक्शन वो लेगा, वो सब यही कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, और भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको कोस्ट लाइन पता है कि कोस्ट लाइन जैसी जैसी होगी वो क्या करेगी, ओशन करंट को मॉडिफाई कर देगी, उसके मूवमेंट को, उसकी डायरेक्शन को कर देगी, मॉडिफाई कर देगी, है ना। ये चीज़ पढ़ी थी हमने, ये मॉडिफाई कर देगी। और ये कोरियोलिस फोर्स ज़रा वापस से मुझे बताइए क्या होता था। ये से अर्थ था, यहाँ पे क्या था, इक्वेटर था, ये ऊपर नॉर्थ था, यहाँ पे क्या था, साउथ था। यहाँ से कोई चीज़ अगर यहाँ ऊपर की तरफ जाएगी तो कौन से एरिया में डिफ्लेक्ट होगी, अपने राइट हैंड साइड में, है ना। और अगर से यहाँ से कोई चीज़ सदर्न हेमिस्फीयर में जाएगी तो अपने लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होगी, है ना, यहाँ पे। अब आप इस चीज़ को ध्यान में रख लो, इस फोटो को आप ध्यान में रख लो, इस फोटो को आप बना लो, ठीक है। इससे आपको एक और चीज़ पता चल रही है। थोड़ी देर के पहले हमने एक चीज़ देखी थी, नहीं देखी अभी, कल जाते जाते शायद मैंने आपको कुछ तो वेस्टर्ली और ईस्टर्ली कुछ बताया था, अभी आएंगे उस पर, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान में रखो, ये आपको अगर आप इक्वेटर से नदर्न हेमिस्फीयर में, ये क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से कोई चीज़ नदर्न हेमिस्फीयर में पोलवर्ड्स अगर मूवमेंट करेगी तो इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इट्स राइट, या फिर इसी को हमने क्या कॉपी में लिखा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज। और सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप इक्वेटर से सदर्न पोल की तरफ जाएंगे तो टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट, तो यहाँ पर क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन दोनों ही डायरेक्शन क्या है, ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ये भी आपको क्या दिख रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये भी आपको क्या दिख रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, दिख रहा है ना। बस ये अभी थोड़ी देर के बाद काम में आएगा, इसीलिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ठीक है। हुआ तो वो अपने हिसाब से अपना राइट और अपने लेफ्ट में है, लेकिन अपेरेंटली आप ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि कोई चीज़ ईस्ट से, कोई चीज़ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, ऐसे ही दिख रहा है ना, ठीक है, पक्का, ठीक हो गया ये भी। और क्या चीज़ बताई थी आपको, हाँ ठीक है, और जाते जाते आपको और चीज़ें बताई थी, दो चार सुनिए। आपको क्या कहा था कि जो कोल्ड ओशन करंट है ना, कोल्ड ओशन करंट आपकी कहाँ से फ्लो हो रही थी, कौन से मार्जिन से फ्लो हो रही थी, वेस्टर्न की ईस्टर्न, वेस्टर्न मार्जिन, है ना। कोल्ड ओशन करंट आपकी वेस्टर्न मार्जिन से फ्लो हो रही थी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वार्म आपकी कहाँ से फ्लो हो रही थी, ईस्टर्न मार्जिन से, ये भी समझ आ गया। और कोई चीज़, कल जाते जाते कहाँ तक करवा दिया था, यहाँ तक करवाया था, ठीक है। और फिलहाल के लिए वो जो मूवमेंट आपको और उसमें दिख रही है, उसमें एक जो आपको बोला था कि विंड सबसे डोमिनेंट फैक्टर होता है, उसमें एक नॉर्मल सी चीज़ है फिलहाल के लिए, आप इसको हम आगे चल के देखेंगे। नॉर्मली एक चीज़ आप समझ कर रखिए, ईस्टर्ली और वेस्टर्ली, ठीक है। ये ईस्टर्ली और वेस्टर्ली क्या है भाई, ये क्या है, विंड है। तो क्या ये विंड वो है क्या जो हमारे यहाँ नीचे चलती हैं, वो नीचे चलने वाली विंड नहीं है, ठीक है। एक चीज़ होती है प्लैनेटरी विंड्स, ठीक है, प्लैनेटरी विंड्स, ये क्या है, सारी आपकी प्लैनेटरी विंड्स हैं, ठीक है, नीचे नहीं चलती हैं। आप जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो अगर यहाँ से कोई हवा मेरी तरफ आ रही है तो वो ईस्टर्ली वेस्टर्ली नहीं है, ठीक है। आप ऐसे लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हो कि हाँ ये इधर से इधर आई तो ईस्टर्ली हुई। अगर आपको ज्योग्राफी की टर्म में उसको डिफाइन करना है तो ईस्टर्ली और वेस्टर्ली ये नीचे नहीं चलती हैं तो कहीं ऊपर चलती हैं, हाइट में थोड़ी ऊपर चलती हैं। जैसे आप हाइट में नीचे से ऊपर जाओगे तो अभी कौन सा सबसे नीचे क्या आता है,
ट्रोपोस्फेयर है ना, सबसे नीचे क्या आता है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर जाते हैं तो क्या आता है स्ट्रेटोस्फेयर आता है, यहीं तक रखो अभी फिलहाल ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, और मानो ये अभी हम यहाँ पर है, ये हमारी अर्थ है, ये यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी विंड है ईस्टर्ली और वेस्टर्ली, ये कहीं यहाँ ऊपर फ्लो करेंगी, ठीक है, यहाँ नियर ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज का जो एरिया है जो कि ट्रोपोस्फेयर से आप स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एंटर करने वाले होंगे, तो ये बीच का जो मार्जिन है उसको हम क्या बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है। तो ट्रोपोपॉज के आसपास कहीं पे फ्लो हो रही होंगी, उससे भी ज़्यादा कोई तेज़ हवा होगी वो उससे और ऊपर फ्लो करती है, जिसको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं, उसको आने वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप बस एक चीज़ लिख कर रखिए, वो ईस्टर्ली क्या है, ईस्टर्ली का मतलब क्या है, कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगी, ईस्ट टू वेस्ट, है ना, ऐसे आप लिख लीजिए ईस्ट टू वेस्ट, और वेस्टर्ली क्या है वेस्ट टू ईस्ट, बस इतना सा आप याद रखिए बस फिलहाल के लिए। वो इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, क्यों ये इस डायरेक्शन में चल रही है, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका क्लाइमेटोलॉजी, उसमें हम उसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा क्लाइमेटोलॉजी, उसमें उसको देखेंगे। कोई डाउट है? ठीक है, एक आध चीज आप और देख लीजिए, ठीक है। अभी आपने कॉपी खोली है तो आप लिख लीजिए, ठीक है। एक आप पॉइंट लिखिए कि कोल्ड ओशन करंट्स, कोल्ड ओशन करंट्स, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये देती है ड्राइंग इफेक्ट। क्या देती है? ड्राइंग इफेक्ट। क्या देती है? ड्राइंग इफेक्ट, ठीक है, ठीक है। क्या देती है? ड्राइंग इफेक्ट। और अगर आपकी वार्म ओशन करंट होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है मॉइस्चर। आप ऐसे बस लिख के चलिए, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ही याद करना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, कोल्ड ओशन करंट की एक प्रॉपर्टी होती है वो ड्राइंग इफेक्ट देती है, वार्म ओशन करंट की एक प्रॉपर्टी होती है उसमें मॉइस्चर होता है, तो ऐसे भी चल जाएगा। अगर आपको उसके पीछे की वजह जाननी है, आप वजह भी जान सकते हैं भाई। जो चीज़ गर्म होती है ना, जो चीज़ गर्म होती है उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। जो चीज़ गर्म होती है उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आगे चल के हम क्लाउड्स में भी देख लेंगे, हम नॉर्मली ऐसे समझो, जब भी कहीं आपने देखा होगा कि गर्मी बहुत है, देखो आगे चल के हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ठीक है। उसमें से एक रेनफॉल होती है जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल सबसे जो आप बोलोगे देसी, मतलब जो हमारी बारिश होती है वो कौन सी होती है कि जैसे हम घर में बैठे होते हैं और हमारी मम्मी बोलती है कि यार आज बड़ी गर्मी है, आज बारिश हो सकती है ना, आज गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, आज बारिश होने के चांसेस हैं, वो क्या होती है? कन्वेक्शनल रेनफॉल। उसमें कोई हवा इधर से आ रही है वो कुछ नहीं है, उसमें अपने आप ही क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई है, उसकी वजह से हवा जो नीचे की लेयर है वो क्या हो गई है? बहुत गर्म हो गई है। अब वो क्या करेगी? ऊपर की तरफ राइज करेगी, आगे पीछे की जो ठंडी हवा थी वो उसकी जगह लेने के लिए आएगी, उसकी वजह से वो ऊपर की तरफ राइज करेगी, ऊपर क्लाउड की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और आप एक और चीज़ देखिए, जब वो एयर का पार्सल जो गर्म हो रखा है, जैसे ये लैंड है तो इसके ऊपर की ये लेयर है ना, ये क्या होगी? बहुत ज़्यादा गर्म होगी, क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, ठीक है। एक और आप प्रॉपर्टी यहाँ पे साइड में लिख के रखिए, वो भी काम में आएगी कि लैंड, आप ऐसे लिख, आप कॉपी में लिखिए, ज़रा मैं लिखवाता हूँ, ठीक है। लैंड हीट्स अप, लैंड हीट्स अप, लैंड हीट्स अप एंड, नहीं दिख रहा है, चलो देखो, लैंड हीट्स अप लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन क्विकली, ठीक है। लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन क्विकली, ठीक है। वेयर एज वाटर या स्लैश ओशन, दोनों एक ही चीजें होगी, ठीक है। वेयर एज वाटर हीट्स अप स्लोली
वेयर एज वाटर हीट्स अप स्लोली एंड कूल्स डाउन स्लोली, ठीक है, एंड कूल्स डाउन स्लोली, ठीक बात है। अब ये कहने का मतलब क्या है कि भाई लैंड की, अर्थ की क्या, ज़मीन की क्या प्रॉपर्टी है कि उस पर आप धूप पड़ेगी, अगर सन की रेडिएशन पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, और जैसे ही सूरज वहाँ से हटेगा तो जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। लेकिन पानी उसके ऑपोजिट है, पानी को गर्म होने में भी बहुत टाइम लगता है, पानी को ठंडा होने में भी बहुत टाइम लगता है। इसीलिए आप इन दिनों में अगर आप कभी शाम में नहाएं तो आपको पता चलेगा कि सुबह के मुकाबले शाम में आप नहाएंगे तो पानी गर्म होता है, ठीक है, क्योंकि वो पूरे दिन वो लेता है गर्म होने में, और शाम में सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा जब, ठीक है, आप नहाओगे, ठीक है, सही बात है, आगे समझ यहाँ तक टिक हो गया, ठीक है। ये वाली चीज़ आपने लिख कर रखना, याद होगी आपको, ठीक है। इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो आप समझिए एक और चीज़, जैसे आपको बोला ये लैंड है, लैंड पे पूरी सोलर रेडिएशन गिरी, यहाँ से पूरी सोलर रेडिएशन गिर रही थी, ऊपर की एयर क्या होगी, लाइट होगी। लाइट एयर क्या करती है, ऊपर की तरफ राइज करती है, राइज करेगी। जब कोई चीज़ गर्म होती है ना, तब उसके अंदर अगर मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर भी होगा ना, मॉइस्चर होगा तभी तो आगे पीछे वाटर वेपर होते हैं ना, ह्यूमिडिटी होती है जब कभी, जैसे अभी इस टाइम क्या है, बहुत ह्यूमिडिटी है, ठीक है। ये जो एयर का पार्सल ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें ह्यूमिडिटी भी है और क्लाउड की फॉर्मेशन भी हो रही है। तो जैसे जैसे करके ये ऊपर जाएगा, आपको पता है ट्रोपोस्फेयर में हम अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना। आपको पता है, आप किसी पहाड़ी वाले एरिया में जाते हो, आप नीचे लैंड पे हो और आप किसी हिल स्टेशन में ऊपर की तरफ गए तो आपको पता है टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है ना। तो आप अगर ऊपर की तरफ जाते हो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, मतलब ये क्लाउड भी जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ठंडा होता जा रहा है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जा रहा है उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज, है ना। जब वो गर्म था तो उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या थी, बहुत ज़्यादा, तब तक वो इसीलिए ऊपर की तरफ राइज करता जा रहा था। जब वो ठंडा हो गया, उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, तो उसके बाद क्या हो जाती है आपकी बारिश, क्योंकि अब वो मॉइस्चर को होल्ड ही नहीं कर सकता, वो ठंडा हो चुका है। बात समझ आ गई। इसीलिए जो चीज़ गर्म होती है वो उसके पास मॉइस्चर होता है, जो चीज़ ठंडी होती है वो ड्राइंग इफेक्ट देती है। फिलहाल के लिए आप इतनी चीज़ को याद रखें, और उसकी वजह से क्या हो रहा है वो चीज़ हम देखेंगे। ये वाली चीज़ वापस से आपको आएगी, ऐसे मत समझिए कि यहाँ पे सर ने बता दिया हम लिख नहीं पाए, ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा सा दिखाया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इतना समझ आ गया आपको फिलहाल। और एक और आप चीज़ देखिए, एक और आप चीज़ लिख के रखिए, क्या, जहाँ पर भी देयर इज़ अ मिक्सिंग ऑफ वार्म ओशन करंट प्लस कोल्ड ओशन करंट इक्वल टू फिशिंग ग्राउंड, वर्ल्ड्स बेस्ट फिशिंग ग्राउंड, ठीक है। जहाँ कहीं पर भी आपकी कोल्ड ओशन करंट चल रही होगी और सामने से ये चल रही है कोल्ड ओशन करंट, यहाँ से क्या आ गई ऊपर से वार्म ओशन करंट, यहाँ पे मिल गए ना दोनों। जहाँ पे भी कोल्ड ओशन करंट, वार्म ओशन करंट मिल जाएंगे, वो जगह क्या बन जाएगी आपकी, वर्ल्ड्स बेस्ट फिशिंग ग्राउंड, ठीक है। ऐसा क्यों है, उसके पीछे भी वजह है। ज्योग्राफी में हर चीज़ के पीछे वजह है, ऐसे हवा में कोई भी चीज़ नहीं हो रही, कोई चीज़ है उसके पीछे, ठीक है। आप देखो, अगर ये वार्म ओशन की कोई करंट चल रही थी तो वो कैसे चल रही होगी, अगर ये ओशन है तो ये कहीं ऊपर चल रही थी, है ना, ये क्या है, कहीं ऊपर चल रही थी, ठीक है। ठंडा पानी जब भी आएगा तो आप ये चीज़ समझ के रखिए कि कोल्ड वाटर जो होता है वो क्या होता है, ओशन में अगर कोल्ड वाटर की बात होगी तो कोल्ड वाटर इज़ न्यूट्रिशियस, ठीक है। कोल्ड वाटर क्या होता है, न्यूट्रिशियस होता है, उसमें फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स बहुत ज़्यादा। कोल्ड वाटर न्यूट्रिशियस, उसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू फाइटोप्लैंक्टॉन्स, क्या है इसमें, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्या है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या है, बहुत ज़्यादा। कल दो चीज़ें देखी थी, जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन। अब आप एक चीज़ देखो, ये गर्म पानी आ रहा है, ऊपर से ठंडा पानी आ रहा है। ठंडा पानी क्या होता है, न्यूट्रिशियस होता है, उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन है कि नहीं है। तो आगे पीछे जो भी मछली होगी
उसको दिखेगा कि यार कहीं से ठंडा पानी आया, उसमें इतना सारा है खाना खाने को, तो वो सारी मछली कहाँ आ जाएगी, इस एरिया में आ जाएगी। ठीक है, जहाँ पे खाना मिलेगा, आप नॉर्मली भी तो कहीं जहाँ पे दाना डालते हो मछली आ जाती है ना, वहाँ पे उसको पता चल जाता है यहाँ पे कहीं डाला है। जैसे ही न्यूट्रिशियस पानी कहीं से आएगा जिसके अंदर बहुत सारा फाइटोप्लैंक्टन होगा, अपने आप इस एरिया में क्या बन जाएगा, फिशिंग ग्राउंड। बात समझ आ गई? ठीक है, थ्योरी खत्म होगी। अब आ जाओ फोटो पे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, अब आप अपनी कॉपी खोलिए, सबसे पहले कॉपी खोलिए और उसमें आप लिखिए ओशन करंट्स ऑफ द पैसिफिक ओशन, ऐसे लिखिए, ओशन करंट्स ऑफ द पैसिफिक ओशन, ओशन करंट्स ऑफ द पैसिफिक ओशन। ठीक है, अरे क्या दिक्कत है, और साथ में आपके करिए अपना एटलस भी खोल के रखिए, कल आपको बोला था एटलस लेके आइएगा, आप अपना एटलस खोल के रखिए सामने, और एटलस में आप खोलिए पेज नंबर, पेज नंबर पे आ जाइए आप, पेज नंबर 107, राइट हैंड साइड ऊपर लिखा होगा वर्ल्ड क्लाइमेट, और वहाँ पे ऊपर आपकी ओशन करंट्स बनी है। ठीक है, पेज नंबर 107 वर्ल्ड क्लाइमेट, वहाँ आपकी ओशन करंट बनी है। ठीक है, उसको भी आप साथ में खोल के रखिए ताकि आपको दिखता रहे। मजा नहीं आ रहा। ठीक है, खोल के रखा है आपने, 1 मिनट आप दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब आप, ठीक है, वापस से चलाना पड़ेगा क्या, करना उसको ऑफ करके ऑन करना। चला, ठीक है, आप अपना एक बार एटलस पे देखिए, जो भी चीज़ आपको यहाँ बताई जा रही है उसमें मैं आपको जो भी दो चार चीज़ें आपको बोलूँगा लिखने के लिए, उसको आप कॉपी में ना लिखते हुए यहीं पे साइड में एटलस में ही लिखना। ठीक है, ताकि एटलस खोलो तो आपको दिख जाए। ठीक है, चलो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं पहले, आप फिर देखिए ज़रा। ठीक है, दिख रहा है इतने पे सबको? ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखिए, आपको एक चीज़ बताई गई थी कि क्योंकि ईस्टर्ली चल रही है और वेस्टर्ली चल रही है, उसकी वजह से इनकी ऐसी डायरेक्शन है। ठीक है, ईस्टर्ली आपको बताया था कि इक्वेटर के आसपास चलती है, और वेस्टर्ली आपकी नदर्न पोर्शन में चलती है और सदर्न पोर्शन में चलती है। मतलब इस एरिया में आपकी ईस्टर्ली चल रही है, इस एरिया में और इस एरिया में क्या चल रही है, वेस्टर्ली चल रही है, जिसकी वजह से कल भी आपको दिखाया था ये ऐसे यहाँ की तरफ आ रहा है। ठीक है, दिखाया था, और आपको दिखाया था यहाँ पर भी ये इस तरफ की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये भी इस तरफ की तरफ आ रहा है। और क्या दिखाया था, और क्या दिखाया था, हाँ ये जा रही है ना सारी वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। ठीक है, फिर रेड कलर की और ब्लू कलर की जो है वो क्या थी, वार्म और कोल्ड ओशन करंट। तो सबसे पहले आप वहाँ से पकड़ के चलिए जहाँ पे लिखा है पैसिफिक ओशन, और सबसे पहली करंट का आप नाम लिखें जिसका नाम क्या है, अलास्कन करंट। तो आप देखिए जो वो अलास्कन करंट है, अब उसके आगे आप कॉपी में लिखो पहले कि अलास्कन करंट इज अ वार्म ओशन करंट। ठीक है, आप अपनी कॉपी में ऐसे भी लिख सकते हैं पैसिफिक ओशन लिख के, और उसके बाद ऐसे वार्म और कोल्ड, और उसमें भी आप नाम को फिल कर सकते हैं ताकि आपको बार बार ये एटलस ना खोलना पड़े। ठीक है, ठीक है,
ओशन करंट्स ऑफ द पैसिफिक, मतलब ओशन करंट्स ऑफ द पैसिफिक ओशन, और उसमें सबसे पहले वार्म ओशन करंट वाले कॉलम में आप लिखिए अलास्कन करंट। ठीक है, आप अगर अपना एटलस देखेंगे तो वहां पे अलास्कन करंट नहीं है शायद, देखिए जरा, है? मेरे वाले में क्यों नहीं है? चलो ठीक है, फिर आपके वाले में होगी, मेरे वाले में नहीं है। ठीक है? चलो है तो बहुत बढ़िया बात है। तो अलास्कन करंट, क्योंकि देखो क्या है कि जो मेन वाली करंट होंगी ना, यहाँ सुनिए, जो मेन करंट्स होंगी वो तो आपको याद हो जाएंगी। अब कोई ऐसी करंट होगी जो ऊपर नीचे होगी और नाम आपने नहीं सुना हो, उसमें से एक करंट है जिसका नाम है अलास्कन करंट। वो सुनने में ऐसा लगता है कि वो ठंडे एरिया से आ रही है तो ठंडा पानी नीचे ला रही होगी, तो वो क्या होगी? कोल्ड करंट होगी। लेकिन अलास्कन करंट क्या है? वार्म करंट है। तो वो क्या है, एक जैसे होता है ना केमिस्ट्री में एक्सेप्शन टाइप, आप उसको याद करके रखिए कि अलास्कन करंट क्या होती है? वार्म करंट होती है। ठीक है, लिख के आप उसको रखिएगा। उसके बाद आप देखिए, अभी सिर्फ पैसिफिक ओशन का आप वार्म करंट देखिए और कौन कौन सी है। ठीक है, आप देखिए एक वार्म करंट है जिसका नाम क्या है? वो कुरोशियो, इस साइड जापान में ऊपर की तरफ जा रही है, जिसका नाम क्या है? कुरोशियो। ठीक है, तो एक कुरोशियो नामक एक और वार्म करंट है जो कि कहाँ से जा रही है? जापान के पास से। अब उसका नाम ही ऐसा है कुरोशियो, ओयोशियो, दो नाम है। तो वो कुरोशियो ओयोशियो आपको नाम से पता चल जाएगा कि जापान के आसपास कहीं पे उनकी लोकेशन है। ठीक है, ठीक है, उनके नाम से आपको पता चल जाएगा कि उनकी लोकेशन कहाँ पे है? जापान के आसपास। ठीक है, ठीक है। और एक और आपको वार्म ओशन करंट दिख रही है कहाँ पे? पैसिफिक ओशन में, जिसका नाम क्या है? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट। यहाँ पे लिखा होगा ई डॉट ऑस्ट्रेलिया और लिखा है ड्रिफ्ट आगे, मतलब इसको बोलते हैं, पूरा नाम क्या है इसका? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट। ठीक है, दिख रहा है आपको? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट लिखा होगा, ड्रिफ्ट जो भी आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो आपको तीन वार्म करंट्स जो हैं पैसिफिक ओशन की वो आपको यहाँ पे दिखी। एक का नाम क्या है? अलास्कन करंट, दूसरी का नाम क्या है? कुरोशियो और तीसरी का नाम क्या है? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, अब आप लिखिए ओशन करंट्स ऑफ द एटलांटिक ओशन। ठीक है, अब आप क्या लिखे? नहीं, पहले आप लिखिए वार्म कोल्ड, इसकी भी कोल्ड बच गई ना। कोल्ड ओशन करंट किसकी? पैसिफिक ओशन की। पैसिफिक ओशन की कोल्ड ओशन करंट कौन सी हैं? पहली का नाम क्या है? कैलिफोर्निया करंट। पहली का नाम क्या है? कैलिफोर्निया करंट। अब आप एक चीज़ देखिए खुद, ये देखो, ये एक एरो आपको दिखा रहा है, यहाँ से ऐसा नीचे आ रहा है, ये क्या है? कोल्ड है ना, ये कोल्ड है, ये क्या है? वार्म। तो आसपास से जा रही है, पर ये नीचे से जा रही है, ये थोड़ी ऊपर से जाएगी। ठीक है, ठीक है। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा कि जहाँ से आपकी कोल्ड ओशन करंट जाएगी वो उस जगह पे क्या देती है? ड्राइंग इफेक्ट। उस जगह पे क्या देती है? ड्राइंग इफेक्ट, बताया था अभी। और जहाँ पे वार्म ओशन करंट होगी वो क्या देगा? वहाँ पे मॉइस्चर रहेगा। तो आप खुद अब याद करो, जब हमने थोड़ी देर पहले ये यूएसए में यहाँ का मैप देखा था कल परसों, ठीक है, तो आपको याद होगा ये वाला जो सारा एरिया था, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का, इधर क्या थे? बहुत सारे डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, है ना, थे। तो जहाँ पर भी डेजर्ट आपको मिलेगा उसमें से एक कंडीशन क्या होगी? वहाँ से कहीं से कोल्ड ओशन करंट जा रही होगी। ठीक है, वाई डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट? इसके पीछे दो वजहें हैं। एक क्या है कि वहाँ से कोल्ड करंट पास होती है, वेस्टर्न मार्जिन से कोल्ड करंट पास हो रही है। ठीक है, उसी के कंपैरिजन में आप यहाँ ऊपर देखो तो ये जगह कौन सी है? अलास्कन स्टेट, है ना। तो यहाँ पे आपकी बर्फ रहती है। क्यों? यहाँ से क्या जा रही है? वार्म ओशन करंट। तो थोड़ी ही डिफरेंस में आपको दो जगह पे, एक जगह आपको कोल्ड ओशन करंट दिख रहा है, एक जगह वार्म ओशन करंट दिख रहा है। आपको पता है यहाँ लगातार बहुत सारे क्या है? डेजर्ट, और यहाँ ऊपर क्या है? अलास्कन स्टेट, और वहाँ पर क्या है? बहुत सारे ग्लेशियर, और वहाँ पे बर्फ दिखती है आपको। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप जो है रुकवाइएगा। ठीक है, और एक और आपको कोल्ड ओशन करंट दिख रही है पैसिफिक की, जिसका नाम क्या है? पेरू करंट। जिसका नाम क्या है? पेरू करंट। ठीक है, आपकी शायद एटलस में इसको हम्बोल्ट करंट भी बोला होगा। ठीक है, पेरू करंट को आप एटलस में जरा देख सकते हैं, हम्बोल्ट करंट शायद लिखा होगा कहीं पे। ठीक है, हम्बोल्ट भी इसी को बोलते हैं। अब कहीं पे पेरू लिखा हो, हम्बोल्ट लिखा हो, आपको समझ आ जाना चाहिए एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आप याद रखिए, ज़रूरी नहीं है वो आपको पेरू बोले, वो हम्बोल्ट बोले तो आप घबराएं नहीं, पेरू ही उसका नाम है। ठीक है, तो अब आप वही सेम चीज़ जो आपको बता दी है मैंने, उसको वापस से आप याद करो। जब आपको ये वाला पोर्शन का मैंने एटलस दिखाया था,
तो हमने यहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट देखे थे, यहाँ नीचे एक डेजर्ट है, बहुत सारे डेजर्ट हैं, एक डेजर्ट है जिसका नाम क्या है, अटाकामा डेजर्ट। उसको देखने के लिए आप ज़रा अपना साउथ अमेरिका का जो मैप है उसको आप खोलें, एटलस पे आप आ जाएं साउथ अमेरिका पे, और साउथ अमेरिका पे आप आ जाएंगे तो पेज नंबर 88 पे, पेज नंबर 88 दिखता है, पेज नंबर 88 दिखा, पेज नंबर 88 पे आपको दिख रहा है कोस्ट के साथ बोलिवियन प्लेट्यू के बगल में लिखा है अटाकामा डेजर्ट, दिखता है, दिख गया अटाकामा डेजर्ट, आप आराम से देख लीजिए सारे, और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ लिखा है बोलिवियन डेजर्ट उसके एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, लंबा सा ऐसा लिखा होगा अटाकामा डेजर्ट, दिख गया सबको, दिख गया, बहुत बढ़िया, दिख गया तो दिख गया अटाकामा डेजर्ट, दिख गया। तो अटाकामा डेजर्ट के एक खास बात क्या है, इट इज़ वन ऑफ द क्या, इट इज़ द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे जो ड्राइएस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है, अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। आपने बहुत बारी वो देखा होगा, वो क्या था, वो कौन सा शो था, वो बेयर ग्रिल्स वाला था ना, मैन वर्सेस वाइल्ड, तो वो जाता था उधर ही अटाकामा डेजर्ट में, ठीक है, ठीक है, दिख गया आपको। और कौन सी कोल्ड ओशन करंट आपको दिख रही है, आपको दिख रही है एक कोल्ड ओशन करंट पैसिफिक की जिसका नाम क्या है, ओयाशियो, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ओयाशियो, नीचे से आ रही है जिसका नाम क्या है, आप देखिए कोल्ड ओशन करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, और कोल्ड ओशन करंट में नीचे से एक वार्म ओशन करंट आ रही थी जो जापान की तरफ आ रही थी जिसका नाम क्या था, कोरोशियो, ऊपर से एक ठंडी जो ऊपर से पानी ला रही है ना, आर्टिक ओशन के यहाँ ऊपर से ठंडा पानी ला रही है जिसका नाम क्या है, ओयाशियो, ओयाशियो। ये ओयाशियो करंट, कोल्ड ओशन करंट, ये यहाँ से कुरोशियो वार्म ओशन करंट, दोनों मिल रही हैं कहाँ पे, जापान के बगल में मिल रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, फिशिंग ग्राउंड, है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, फिशिंग ग्राउंड, ठीक बात है। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में जरा साइड में एक छोटी सी और चीज लिखिए, ऐसे लिखिए साइड में, फिशिंग ग्राउंड, फिशिंग ग्राउंड, और उसमें आप ऐसे लिखिए जापान, और जापान में ऐसे निकालिए और लिखिए ओयाशियो और कुरोशियो, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। दो चार चीज़ें आपको याद करनी है, उसमें से ये एक चीज़ है। और आप देखिए क्योंकि यहाँ पे इतना बढ़िया फिशिंग ग्राउंड है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी फिश मिलती होंगी, और आपको पता है जापान के लोग जो हैं वो दबा के जो है फिश खाते हैं, ठीक है, इसलिए क्या है दुनिया में सबसे हेल्दीएस्ट इंसान है, आराम से 100 साल तो वहाँ पे एवरेज ऐसे कोई भी जी जाता है ना। हमारे यहाँ पे तो 100 साल कोई जी जाए तो पूरा आप उसके घर में मीडिया घुस के आप बताइए, अपनी राज बताइए, आप इतना ज़्यादा लंबा कैसे जी लिए, ठीक है। और उधर तो क्या है 100 साल तो मतलब उधर एवरेज है, तो पूछता भी नहीं है कोई, 100 साल तो मतलब हाँ ठीक है, अभी और 10 साल और जी सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है उसके पीछे का राज क्या है, क्योंकि वो फिश खाते हैं, और वो सारा सी फूड वगैरह में क्या होता है, बहुत सारा ओमेगा 3 और ये वो सारी चीज़ें, जिसकी वजह से हार्ट आपका क्या रहता है, हेल्दी रहता है। और बहुत सारी मतलब खास बातें हैं जापान के बारे में जो आप सीख सकते हैं। क्या, एक तो सी फूड खाते हैं, दूसरा क्या है पोर्शन उनका रहता है, क्या कि अगर कोई चीज़ ली तो उसका एक पोर्शन है, बस इतना ही खाएंगे, ठीक है। हमारे इंडिया में कोई पोर्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने अगर कोई चीज़ खोली तो आप उसको ख़त्म नहीं जब तक करेंगे तो आपको लगेगा वो ये बच कैसे गई, ठीक है। फिर आप उस पर बहाना देंगे कि क्या अरे इसको खुला छोड़ देंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो मैं इसको खा लेता हूँ, ठीक है, सही बात है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे आपको जो खाना है तो छोटा पोर्शन आपको दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, फिर वो वॉक करते हैं बहुत सारा, यहाँ पे आप वॉक तो करेंगे ही नहीं, आप बोलेंगे नहीं तो मैं बिना स्कूटी के तो पैर ही नहीं रखूँगा नीचे, तो वरना तो, ठीक है। तो ऐसे वहाँ पे क्या है, वॉकिंग का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, साइकिलिंग करते हैं तो क्या है बहुत फिट है, ठीक है। जापान के लोग आपने देखा होगा कोई जिम विम नहीं जाता, ठीक है, ठीक है, बहुत कम लोग होंगे जापान में जो जिम विम जाते होंगे, ऐसा कोई जिम विम का उधर कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अच्छा खाना खाइए और वॉक करिए वहाँ पे, ये चीज़, ठीक है। तो जापान की जो डाइट है उसमें फिश बहुत ज़्यादा है, तो अभी ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं थी, ठीक है। बताने वाली चीज़ क्या थी, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल व्हेलिंग एसोसिएशन, IWA, ठीक है, या इसको बोलते हैं IWC, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, ठीक है। ये इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन काम क्या करता है कि जो वेल्स होती हैं, आपको पता है वेल्स है ना, वेल्स आपकी जो है उनका आप शिकार ना करें, वेल्स की आप संरक्षण करें, ठीक है, कंजर्वेशन करें वेल्स की, तो उसके लिए एक आपकी अथॉरिटी है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ नाम उसका, इंटरनेशनल
ठीक है, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। ठीक है, अगर आप उसका मेंबर बन जाते हैं इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन का, मतलब अब आप आगे से वेल्स का आप क्या करेंगे, शिकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसमें जापान उसका अपना मन है। ठीक है, वो 10 साल के लिए उसमें रहता है, फिर अचानक से उसको याद आता है नहीं नहीं वेल तो मेरी डाइट का बहुत अच्छा हिस्सा है, मैं अब बाहर आ जाता हूँ इसमें से। ठीक है, फिर 5 साल खा के फिर अब मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा क्या है उसका, इसमें चलता रहता है कुछ। ठीक है, पहले वो इसका हिस्सा था, फिर वो बाहर हो गया, फिर उसने बोला नहीं नहीं मेरे से गलती होगी, मैं अब वापस से आ जाता हूँ। ठीक है, अभी 2-3 साल पहले भी उसने बोला कि जाओ मैं नहीं मानता ये सब, मैं तो खाऊंगा वेल। ठीक है, तो ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन आप कहीं पे पढ़ो तो आपको याद आना चाहिए जापान, और जापान से आपको याद आना चाहिए ये जो सारी बातें आपको बताई। ठीक है, ठीक है, खत्म हो गया पैसिफिक ओशन की वार्म ओशन करंट खत्म होगी, कोल्ड भी खत्म होगी, फिशिंग ग्राउंड कहाँ बन रहा है आपको समझ आ गया। अब आप आ जाइए ओशन करंट्स ऑफ द एटलांटिक ओशन। ठीक है, ओशन करंट्स ऑफ द एटलांटिक ओशन। ठीक है, ओशन करंट्स ऑफ द एटलांटिक ओशन, और उसमें आप सबसे पहले लिखिए वार्म ओशन करंट, वार्म ओशन करंट। भैया पानी दो। ठीक है, वार्म ओशन करंट आप लिखिए, और सबसे पहले जो वार्म ओशन करंट आपको दिख रही है उसका नाम है, कहाँ से शुरुआत करें, पहले आप लिखिए ब्राज़ील करंट। ठीक है, सबसे पहले जो वार्म ओशन करंट है उसका नाम क्या है, ब्राज़ील करंट। ठीक है, वार्म ओशन करंट है जिसका नाम क्या है, ब्राज़ील करंट। और ब्राज़ील करंट कहाँ से पास हो रही है, ब्राज़ील उसका नाम है, आपको दिख रहा है कि कहाँ से पास हो रही है, दिख रही है ना, ब्राज़ील करंट दिखती है। आपके वहाँ पे फॉकलैंड करंट भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, फॉकलैंड तो नहीं लिखा है, फॉकलैंड करंट। ठीक है, पेरू करंट क्या है आपकी, पेरू करंट का नाम क्या था, हम्बोल्ट करंट। ठीक है, और ब्राज़ील करंट का नाम क्या है, फॉकलैंड करंट। कहाँ पे है, हाँ ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं अभी। क्या है आपके एटलस में, क्या है, हाँ ठीक है, चलो आ गया समझ, आ गया समझ। वहाँ पे जो ऊपर से ब्राज़ीलियन करंट आ रही है वो क्या है आपकी, वार्म करंट। ठीक है, यहाँ से एक करंट आ रही है, इसमें एटलस में है नहीं। ठीक है, ये यहाँ तक नहीं जा रही है, ये तो यहीं तक जा रही है। ठीक है, यहाँ से क्या है, क्योंकि आप खुद देखिए मेरे को कैसे याद आ गया, यहाँ पर एक और डेजर्ट है जिसका नाम क्या है, यहाँ पर एक डेजर्ट है, आप साउथ अफ्रीका में देखिएगा उसका नाम क्या है, पैटागोनियन डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पर एक डेजर्ट था जिसका नाम क्या था, अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट किसके साथ एसोसिएटेड है, पेरू करंट के साथ। यहाँ पे एक डेजर्ट होगा जिसका नाम क्या है, पैटागोनियन डेजर्ट। इस पैटागोनियन डेजर्ट के बगल में से निकल रही है वो, हम क्या नाम था उसका, फॉकलैंड करंट। ठीक है, और वो फॉकलैंड करंट जो है वो आपकी कोल्ड ओशन करंट है। ठीक है, याद रखना, बिल्कुल आपने याद दिलवा दिया। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आपका, आपने दिखा दिया। ठीक है, आप खोल के देख सकते हैं साउथ अमेरिका का मैप, वापस से साउथ अमेरिका के मैप पे आप वापस आ जाइए और वहां पर आपको दिख जाएगा कहीं पे पैटागोनियन डेजर्ट। पेज नंबर 88 पे आप आ जाएंगे तो आपको दिख जाएगा पैटागोनियन डेजर्ट। ठीक है, ठीक है, पैटागोनियन डेजर्ट। तो आप ऐसे कॉपी में लिख भी सकते हैं कि पैटागोनियन डेजर्ट कौन सी ओशन करंट की वजह से है, और अटाकामा डेजर्ट कौन सी ओशन करंट की वजह से है। ठीक है, ठीक बात है, हो गया। उसके बाद आप देखिए एक वार्म ओशन करंट, अब देखिए यहाँ पे ये क्या, इक्वेटोरियल करंट चल रही है। ठीक है, क्या है, इक्वेटोरियल करंट। ये यहाँ पे रेड कलर की दिख रही है आपको, ये भी रेड ही है, आप ये सब वार्म ही है, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल। यहाँ पे जो भी करंट चल रही है वो क्या है, वार्म, क्योंकि कौन सी जगह है ये, इक्वेटर। कौन सी जगह है, इक्वेटर। यहाँ से गर्म करंट, इक्वेटोरियल करंट ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कोस्ट लाइन ऐसी है तो क्या आ जाएगी, ऊपर जाके डिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ से कहाँ जा रही है, ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम क्या बन गया है, गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम है इसका, गल्फ स्ट्रीम। पर वो जो गल्फ स्ट्रीम है वो एक्चुअली में कौन सी ओशन करंट है, इक्वेटोरियल करंट ही है वो गल्फ स्ट्रीम। क्या है, इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, समझ आ रहा है ना। वो जो गल्फ स्ट्रीम चल के ऊपर की तरफ जा रही है, अब आप देखिए एक और चीज़। ठीक है, अभी वार्म ओशन करंट को ही आप देखते रहिए। देखिए ये इक्वेटोरियल करंट है, ये गर्म करंट यहाँ की तरफ आई,
जब ये करंट इस एरिया में पहुंचेगी, और ये एरिया कौन सा है, ये कौन सी कंट्री है, ये कौन सी कंट्री है, यूएसए है ना, ये क्या है, कनाडा है ना, यूएसए और कनाडा, आगे समझ, यूएसए है, कनाडा है, इधर ये छोटे से आइलैंड है इसके, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड और लॉन्ग आइलैंड वगैरह ये सब इधर ही हैं, कल एक दो पहले दिन हमने देखा भी था, ठीक है। यही गल्फ स्ट्रीम ऊपर की तरफ जा रही है। आप देखो ना, ये एक्चुअली में क्या है, ये गर्म पानी इक्वेटर का क्या चाह रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, पोल की तरफ जाऊँ, ऐसे ही हो रहा था ना, ये गर्म पानी यहाँ से निकला है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ डिफ्लेक्ट होता था, राइट हैंड साइड पे, है ना। तो ये गर्म पानी निकला था इस तरफ जाने के लिए, गर्म पानी ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो गया राइट हैंड साइड, ऊपर भी जा रहा है और राइट हैंड साइड भी डिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पहुँचता है तो इसी का नाम क्या है, गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पहुँच जाएगा तो उसी का नाम बन जाता है नॉर्वेजियन स्ट्रीम, ठीक है। तो जो आपकी इक्वेटोरियल वार्म करंट है वही आपकी गल्फ स्ट्रीम है, वही आपकी क्या है, नॉर्वेजियन करंट भी है, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ गया। तो और वार्म करंट कौन सी है, ठीक है, समझ आ गया। तो अटलांटिक ओशन की वार्म करंट आपको दिख गई। अब जरा कोल्ड करंट आप देखिए, एक ऊपर से एक करंट आ रही है जिसका नाम क्या है, लैब्राडोर करंट, दिख रहा है आपको, एक करंट आ रही है ऊपर से जिसका नाम क्या है, लैब्राडोर करंट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड और इसके कनाडा के बीच में से करंट आ रही है लैब्राडोर करंट। इस ग्रीनलैंड के राइट हैंड साइड से करंट आ रही है कोल्ड करंट जिसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड करंट, ठीक है, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, यहाँ कुछ लिखा होगा ऐसा, ठीक है, ठीक है। एक तो यहाँ से कोल्ड करंट आ रही है लैब्राडोर करंट, एक तो यहाँ से कोल्ड करंट आ रही है ग्रीनलैंड करंट, और यहाँ से क्या जा रही है, गल्फ स्ट्रीम। तो यहाँ पर आपकी वापस से क्या बनेगा, फिशिंग ग्राउंड बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, फिशिंग ग्राउंड। एक बन चुका है यहाँ पे, एक बन चुका है यहाँ पे, एक बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। एक काम पे बना है फिशिंग ग्राउंड, इधर ये जहाँ पे फिशिंग ग्राउंड आपने कॉपी में लिखा है उसके बगल में आप लिखते चलिए, पहला जापान, दूसरी जगह कौन सी है, दूसरी जगह क्या है, ये कौन सी जगह है, अर्जेंटीना है मेरे ख्याल से, अर्जेंटीना है, ठीक है, एक अर्जेंटीना लिखिए, और तीसरा क्या है, ये ऐसा लिखिए कनाडा, ठीक है, तीसरा लिखिए कनाडा। और इसमें जो जो भी करंट आपस में मिल रही हैं उसका आप नाम लिखिए। कनाडा में कौन सी है, लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम। कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा जरा बीच में, अगर कोई भी दिक्कत आपको लगे बताइए। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना यूरोप में है, ये कब हो गया, हाँ तो साउथ अमेरिका की तो है ना, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका। तो इस तरफ चिले है, ये पेरू चिले इस साइड है, तो इस तरफ क्या है, अर्जेंटीना, ऊपर क्या है, ब्राजील है, इधर वो बाकी कंट्री है कि नहीं है, ठीक है। डाउट तो नहीं कोई, बताइए क्या। और कनाडा, कनाडा में आपने देख लिया गल्फ स्ट्रीम और गल्फ स्ट्रीम, और जापान में आपने देखा ना कुरोशियो और ओयोशियो, है ना। यहाँ पे अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में आप देखिए एक ब्राजील करंट आ रही है और नीचे से क्या आ रही है, फॉकलैंड करंट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अर्जेंटीना में क्या है, ब्राजील करंट, और एक क्या है, फॉकलैंड करंट, फॉकलैंड करंट, ठीक है। और कनाडा में क्या है, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट, ठीक है। तीन फिशिंग ग्राउंड आपको एकदम याद हो गए, और तीनों में कौन सी कोल्ड ओशन करंट है, कौन सी वार्म ओशन करंट है, वो भी आपको दिख गई, खत्म हो गया, ठीक है। और आप देखिए और कौन सी कोल्ड ओशन करंट है, अटलांटिक ओशन में दो और करंट है, एक का नाम है कैनरी करंट, एक का नाम क्या है, बेंगुएला करंट, ठीक है। एक का नाम क्या है, कैनरी करंट, एक का नाम है बेंगुएला करंट। देखिए आप जरा खुद, यहाँ से ठंडा पानी क्या चाह रहा है, इक्वेटर की तरफ आए, ये वो ठंडा पानी है जो कैनरी करंट की तरह आपको दिख रहा है। आप बोलोगे सर इधर तो ये रेड कलर का एरो है, इधर आके ब्लू कलर का एरो कैसे हो गया। इधर देखो जनता, वो उधर मत देखो, अभी इधर देखो, उधर क्या, उधर थोड़ी दिखेगा आपको, उधर नहीं दिखेगा, यहां सुनो, देखो। आप बोलोगे कि सर ये जो गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, नॉर्वेजियन करंट बन गया, ठीक है। इसी का एक पार्ट यहाँ से टूटा है जो कि नीचे की तरफ आया है, ये क्या है,
ये तो वार्म है, रेड कलर का है, किसका हिस्सा है? यही जो इक्वेटोरियल करंट जा रही है, गल्फ स्ट्रीम जा रही है, इसी का ये क्या है? हिस्सा। ऊपर से पानी आ रहा है, क्या है? कैनरी करंट, पर वो नीचे बह रहा है, ये कहाँ है? ऊपर है, ठीक है। इसलिए आपको पहले ही मैंने एक फोटो में दिखाया था, ठीक है। कैनरी करंट नीचे से बह रही है और इसके ऊपर से जा रहा है जो, वो थोड़ा सा हिस्सा जो कि यहाँ से टूटा है, किसका? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ना, ये गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्वेजियन, ये सब क्या है? एक ही नाम है, ठीक है। समझ आ गया? यहाँ से फ्लो हो रही है कैनरी करंट, ठीक है। एक और चीज़ समझ आ गई, यहाँ से एक चीज़ फ्लो हो रही है जिसका नाम क्या है? बेंगुएला करंट। ये नीचे से आ रहा है साउथ अटलांटिक, ये साउथ अटलांटिक है तो ठंडा पानी होगा। ऊपर आपको दिख रहा है क्या है? ब्लू कलर का, नाम क्या है? बेंगुएला करंट। और क्या होगी? कोल्ड ओशन करंट, ठीक है। कोल्ड ओशन करंट होगी तो आपको कुछ समझ आएगा इससे कि अगर ये कोल्ड ओशन करंट है तो सर फिर डेजर्ट के नाम बताओ, यहाँ क्या क्या बन रहे हैं। आपको पता है इस एरिया में बहुत सारे डेजर्ट है, आपको पता है ये कैनरी डेजर्ट है, ये कैनरी करंट है, तो इसके आगे पीछे क्या है? सहारा डेजर्ट। इस एरिया में क्या है? सहारा डेजर्ट। ये चीज़ देखने के लिए आप जरा अपना अफ्रीका का मैप खोलिए। अफ्रीका का मैप आपको दिखेगा पेज नंबर 92। आ जाइए पेज नंबर 92 पे आप आ जाइए। पेज नंबर 92 पे आप आ जाएंगे तो जहाँ पे आपकी वो बेंगुएला करंट फ्लो हो रही थी उसके बगल में है नामीब डेजर्ट, दिखता है? वहाँ पे क्या है? नामीब डेजर्ट, दिखा? और आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो कैनरी, आपके एटलस में राइट लेफ्ट हैंड साइड लिखा होगा कैनरी आइलैंड, जो कि किसके हैं? स्पेन के, जिसके नाम पर ये करंट का नाम दिया गया है कैनरी करंट, दिख गया? वहाँ पर आपका क्या है? बड़ा बड़ा सहारा डेजर्ट, इतना बड़ा सहारा डेजर्ट दिख रहा है? ठीक बात है? कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है? खत्म होगी बात तो फिर आगे बढ़ो, छोड़ दो अब, छोड़ दो एटलस को। अब इधर देखो, ये अटलांटिक ओशन खत्म हो गया, सारी चीज़ें खत्म होगी। अब आप कहाँ आ जाइए, ये क्या है? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में आप देखिए ज़रा, इंडियन ओशन में आप देखेंगे तो एक वार्म ओशन करंट है जिसका नाम क्या है? अगुलास करंट, AGULHAS, अगुलास करंट। वही अगुलास करंट के बगल में से ही जा रही है मोजाम्बिक करंट। ये दो वार्म ओशन करंट साथ साथ से जा रही है, ठीक है। एक कोस्ट के पास है, एक कोस्ट से थोड़ी दूर है, ठीक है। ये इसी का हिस्सा है। यहाँ से गर्म पानी कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। ऐसे ही होना है ना? क्या चीज़? ऐसे ही होगा। वार्म वाटर ऑफ द इक्वेटर कहाँ जाना चाह रहा है? नीचे की तरफ जाना है उसको, ठीक है, जा रहा है। इधर की तरफ क्यों मुड़ रहा है? ये इधर की तरफ क्यों मुड़ गया? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड, अपने लेफ्ट हैंड साइड चला गया है ना, अपने लेफ्ट हैंड साइड चला गया तो यहाँ इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो नाम क्या है उसका? मोजाम्बिक करंट। अच्छा, एक और आपको कोल्ड ओशन करंट दिख रही है जिसका नाम क्या है? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो वेस्ट है तो आपको क्या पता है क्या होगी? कोल्ड करंट होगी, है ना। दो करंट है, एक है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, एक है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन। आपको पहले ही बता दिया, वेस्ट साइड क्या होती है? कोल्ड, ईस्ट साइड क्या होती है? वार्म। तो वेस्ट साइड होगी तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट क्या बन गई? कोल्ड ओशन करंट। यहाँ क्या बन गया? वार्म ओशन करंट, ठीक है। सारी की सारी आपकी ओशन करंट के नाम हमने देख लिए, आपको समझ भी आ गए, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको समझ आ गए, ठीक है। अब एक चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं? गायर, GYRE, ठीक है। अलग अलग बंदा अलग अलग, कोई गायरे बोलता है, कोई गायर बोलता है, कुछ भी बोलो, वर्ड का नाम आप जैसे मर्जी लो, समझ आना चाहिए वो है क्या, ठीक है। देखिए क्योंकि आपको एक चीज बताई कि यहाँ का पानी ऊपर जाना चाह रहा है, अपने राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ का पानी नीचे आना चाह रहा है, अपने लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? आप जगह जगह देखोगे तो ये गोल गोल ऐसे पानी घूम रहा है ना, इधर भी गोल गोल, इधर भी गोल गोल, इधर भी गोल गोल, है ना। ऐसा सर्कुलर जो मोशन बन रहा है, सर्कुलर मोशन बन रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? गायरे, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? गायरे। समझ आ गई? अलग अलग जा रहे हैं तो फिर तो ओशन करंट है। ये आपस में बन गया ना, देखो ये एरो नीचे, ये एरो इधर, ये एरो ऐसे, ये एरो इधर, ये एरो इधर, फिर ये एरो इधर, ये एरो, आगे समझ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? गायरे। एक चीज़ समझ आ गई। इसी में से आपकी अगर आप बुक खोलेंगे, इस एरिया को क्या बोलते हैं? सरगासो सी, सरगासो सी। ये कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में ये कौन सी जगह है? सरगासो सी। इस सरगासो सी को अगर आपको देखना है कि कहाँ पर है, आप अपना यूएसए का मैप खोलो, यूएसए के राइट हैंड साइड पे देखो, ये यूएसए है ना,
यूएसए के राइट हैंड साइड पे देखो जरा, एटलस में खोलो, एटलस खोलो जहाँ पे यूएसए का मैप है। देखो पेज नंबर 86, पेज नंबर 86 में राइट हैंड साइड बॉटम, राइट बॉटम में आपको दिखेगा सरगासो सी। पेज नंबर 86, दिख गया सरगासो सी। ठीक है, सरगासो सी का नाम क्यों बताया गया? दिख गया ना भाई आपको सरगासो सी? हाँ वो दिखा दिया मैंने, 82 पेज नंबर। राइट हैंड साइड नीचे, राइट साइड नीचे की तरफ क्या है? सरगासो सी लिखा है, दिख गया? ठीक है, तो ये बताने की वजह क्या है भाई, ये जहां पर भी गायरे बनेगा ना वहां पर वाटर का जो डायरेक्शन है और स्पीड जो है वो क्या है? बड़ी ऐसा तेज और गोल गोल घूम रहा है ना, तेज और गोल गोल घूमता है। ठीक है, उसमें से ये जो ये जगह ये फेमस है बड़ी, सरगासो सी। ऐसा यहाँ पर भी होता है, ऐसा यहाँ पर भी होता है, पर ये जगह फेमस है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है? वो बरमूडा ट्राइंगल, क्या है? बरमूडा ट्राइंगल। ठीक है, बरमूडा ट्राइंगल है, बरमूडा ट्राइंगल की वजह से यहाँ पे शिप जाती है, तो वेदर ऐसा हो जाता है, इसकी वजह से शिप जो है वो क्रॉस नहीं कर पाती पुराने समय में, तो वो बरमूडा ट्राइंगल है ना। ठीक भाई, आगे समझ, कुछ उसमें आगे आपको देखना नहीं है। ये सरगासो सी जहाँ पर है वहाँ पर आपका क्या है? बरमूडा ट्राइंगल। ठीक है, खत्म होगी बात। तो ये यहाँ पर भी होता है, तो यहाँ पर भी होता है, तो ये जगह ये फेमस क्यों नहीं है? ये फेमस क्यों है? ये इसलिए फेमस है क्योंकि भाई ये अटलांटिक ओशन है और इधर है अमेरिका, इधर क्या है? यूरोप, इसलिए क्या है ये जगह फेमस। ऐसा यहाँ पर भी होता होगा, ऐसा यहाँ पर भी होता होगा कहीं पे। ठीक है, पर उधर गरीब कंट्री साउथ की, ये अमीर कंट्री, ये थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो बड़ा चढ़ा के, है ना। सही बात है। अमेरिका में ऐसे किसी को खांसी हो जाए या एक छींक मार दी, आई हैव टू टेक पिल्स, तो क्या मुझे तो बहुत अभी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, है ना। सही बात है। हमारे यहाँ तो क्या है, जब तक कोई हफ्ता बीमार नहीं होता तब तक तो क्या है, कोई दिखाता नहीं है। सही बात है। ठीक है, नाजुक है वो बहुत। तो ऐसे उनकी कोई एक आध छिप भी गिर जाए तो भाई यहाँ पे तो कोई बहुत बड़ा भवंडर है यहाँ पे, तो उसको बड़ा चढ़ा के तो क्या, सरगासो सी फेमस। ठीक बात है। तो समझ आ गई यहाँ पे ओशन करंट क्या होगी, सारी आपकी खत्म। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए। कहाँ की? इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन में ही है ना मोजाम्बिक, मोजाम्बिक करंट, अगुलास करंट, ये दोनों क्या है? इंडियन ओशन की करंट है कि नहीं? क्या लिखा हुआ है? JE, कहाँ लिखा है? ये क्या है? कौन सा पेज नंबर है? एक मिनट रुको ना, पेज नंबर कौन सा है? 106। 106 किसने लिखवाया? मैंने लिखवाया? क्या लिखवाया था बताओ? JAIR। अरे वो मैंने गायर बोला होगा तो आपने वो अपना JAIR लिख लिया होगा उसको। अगुलास करंट, अगुलास, अगुलास करंट। भाई मैंने गायर बोला होगा। सुनिए मैं बता रहा हूँ, वो जो आपने JAIR लिखा है वो क्या है? वो इसको ऐसा होता है ना, एक अमेरिकन एक्सेंट, एक क्या होता है ब्रिटिश एक्सेंट। इसमें एक में बोलते हैं गायरे, दूसरे में बोलते हैं जायर। तो मैंने जायर बोला होगा तो आपने ऐसे लिख लिया होगा जायर। आई समझ? सही बात है, वो लिखा है यहाँ पे, कोई और दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ये जो गायरे है या जायर, जो भी आप इसको कहना चाहें, ठीक है, जो भी आप उसको कहना चाहें, उसका मतलब क्या है कि ये एक्चुअली में क्या है, ये वेव का क्या है, ये सर्कुलर मोशन है। किसका? ओशन करंट का सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं? गायरे। ठीक है, ओशन करंट का सर्कुलर मोशन क्या है? गायरे। ठीक है,
उसको क्या है ना, किसी किसी आप कहीं पे सुनोगे तो जायर बोलते हैं, कहीं पे गायरे बोलते हैं। अभी मैंने देखा कि अगर 2-3 बंदे उसको गायरे बोल रहे थे तो मैंने सोचा मैं आज से उसको गायरे बोलूँगा, ठीक है। नहीं तो आई वॉज प्रिटी कंफर्टेबल विद जायरे ऑल्सो, जायर ऑल्सो। नाम में क्या रखा है ना, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए उसका मतलब क्या है, ठीक है। ठीक बात है। तो यहाँ तक खत्म हो गया सारा काम जो भी किसका था, ओशन करंट का। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछें। जी जी, दोनों आपकी वार्म है। आप देखिए ज़रा खुद ही वो कहाँ से फ्लो हो रही है, ईस्टर्न साइड से फ्लो हो रही है ना। आप उसको एटलस में देखिए ज़रा, वो ईस्टर्न साइड से फ्लो होती है कि नहीं। अच्छा फोटो में नहीं है, अच्छा एटलस में नहीं है क्या, आप इधर देखिए ज़रा, यहाँ पे दिख रहा है। एक तो दिया होगा मोजाम्बिक, यहाँ कोई एक तो दी होगी, अगुलास दी है ना, अगुलास दी है ना। एक मोजाम्बिक भी है, वो अलग से साइड से निकल रही है, ठीक है। मोजाम्बिक मोजाम्बिक करंट, ठीक है। वो मोजाम्बिक वहाँ पर है ना, आपको दिखाया था वो छोटा सा वो क्या आइलैंड, मोजाम्बिक आइलैंड, ठीक है। कोल्ड कैसे हो सकती है, ये दोनों ईस्टर्न साइड चल रही हैं, दोनों ही क्या होंगी, दोनों ईस्टर्न साइड चल रही हैं, दोनों ही क्या है, वार्म ओशन करंट, ठीक है। दोनों ईस्टर्न साइड चल रहे हैं दोनों। देखो जब मैं आपकी जगह था, मैं पहली बार इस चीज़ को पढ़ रहा था, अभी मैं भी कभी आपकी जगह होऊंगा, मैं पहली बार जब इसको पढ़ रहा था मेरे को बिल्कुल ही समझ नहीं आता था, ठीक है। मैं तो आपको जितनी आसानी से बता रहा हूँ, ये तो मतलब एकदम मतलब ऐसा हो गया कि अब आपको इसमें कुछ भूलना नहीं चाहिए। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तब मुझे कुछ समझ नहीं आता था, ये कौन सा वार्म है, कौन सा कोल्ड है, कहाँ से जा रहा है, ठीक है। पर वो क्या है, ऑब्जर्वेशन, आप उसको देखोगे तो आपको दिख जाएगा खुद ही, ठीक है। क्या है बताओ, ठीक है, आगे समझ। अब जरा इसको बंद करते हैं, आप कुछ और दूसरी चीज सुनिए। ठीक है, यहाँ पे आप सुनिए, उसमें इंडियन ओशन है, उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, उसके बारे में आप थोड़ा सा देखिए, और उसके बाद जो है वो ये वाली सारी चीज़ जो है हम कहाँ पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। फिलहाल में आप छोटी सी चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे आप देखिए, ये जहाँ पे मोजाम्बिक है ना, उसके पास एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं मैस्करीन बेसिन, ठीक है। मैस्करीन बेसिन जगह का नाम है, ठीक है। यहाँ में मोजाम्बिक था, उसके बगल में एक जगह जिसको बोलते हैं मैस्करीन बेसिन, ठीक है। और नॉर्मल सी आप एक चीज़ देखें, ये सी एक चीज़ है, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है, समझ आ गया। अब आप एक चीज़ देखिए, नॉर्मल सी आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको पता है ऊपर यहाँ पर एक जगह है जिसको क्या बोलते हैं, तिब्बतन प्लेट्यू, है ना। यहाँ पे क्या, तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है, तिब्बतन प्लेट्यू। आप देखिए तिब्बतन प्लेट्यू जो है, गर्मी का समय चल रहा है, अगर मानो मई का, जून का गर्मी का समय चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, देयर इज समर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ऐसे ही होता है। मतलब कि सूरज की एपरेंट पोजीशन क्या है, वो नॉर्थवर्ड होना स्टार्ट हो रहा है ना, ऐसे ही मतलब है ना। इसका मतलब जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ ना, कि मतलब सन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जा रहा है। अगर मैं कहीं आपको बोलूँ सन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जा रहा है, उसका मतलब क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मियाँ आ रही हैं। अगर मैं बोलूँ सन सदर्न हेमिस्फेयर में जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मियाँ आ रही हैं, यही मतलब हुआ। अभी गर्मियों का टाइम है, सन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जा रहा है, तो ये तिब्बतन प्लेट्यू क्योंकि क्या है, बहुत ऊंचाई पे है, इसकी क्या हाइट बहुत ज़्यादा है। कौन से टाइप का प्लेट्यू है, आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लेट्यू कराए थे, उसमें बताया था तिब्बतन प्लेट्यू। कौन से प्लेट्यू का टाइप था,
तिब्बतन प्लेट्यू, टाइप्स ऑफ प्लेट्यू में कौन से टाइप का एग्जाम्पल है? लावा प्लेट्यू। ऐसा आप मत करें, ना मेरे साथ ना खुद के साथ, ठीक है? अभी तो कराया था यार कुछ दिन पहले, इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू आपको बताया था। हिमालय ऊपर की तरफ जा रहे थे तो आगे पीछे की ज़मीन भी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, उसमें से तिब्बतन प्लेट्यू बनेगा। लावा कहाँ से आ सकता है? लावा इधर है, वो भी कोई प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू इतना सा, उधर कहाँ से लावा आएगा बताओ? लावा बनने के पीछे का फॉर्मेशन क्या है आपको पता है? क्या होना चाहिए? सबडक्शन। क्या होना चाहिए? सबडक्शन। यहाँ पर क्या है? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कोलिजन। यहाँ पे क्या है? हिमालय। हिमालय में कोई सबडक्शन नहीं है, वहाँ पे कैसे लावा आ सकता है? कोई लावा नहीं है, ठीक है? देखो भाई, अगर आप वो जो छोटा कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है ना, वो आप ध्यान में रखोगे ना तो आपका एग्जाम निकलेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक बात है। अगर आप वो कॉन्सेप्ट भूल जाओगे ना तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। हर कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है, हर कॉन्सेप्ट का क्या है? एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन ही बदलता रहता है, बस कॉन्सेप्ट सेम रहता है। अभी आपको यही इसी सवाल में अगर कुछ चेंज करके आपको कुछ बोलें तो आपके दिमाग में पहली चीज़ यही आनी चाहिए कि भाई वहाँ पे लावा नहीं बन सकता है कभी भी, ठीक है? लावा यहाँ बना था, वो भी क्यों बना था, उसके पीछे की भी वजह बताई थी आपको, ठीक है? हर चीज़ की वजह आपको पता होनी चाहिए। फिर एग्जामिनर कोई भी आपको सवाल दे, आपको इधर उधर घबराना नहीं है। आपको जो चीज़ बताई है वो कॉन्सेप्ट आपको याद है, उसी को आपको अप्लाई करना है, आंसर आएगा, ठीक है? क्योंकि ये तिब्बतन प्लेट्यू क्या है? बहुत क्या है? ऊंचाई पे। क्या है? ऊंचा है। यहाँ पर अगर गर्मियाँ है, ये ऊंचा है, तो यहाँ पर सन की रे पड़ रही है, इधर क्या देखो, यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा? लो प्रेशर। अब ये लो प्रेशर कैसे डेवलप होता है ये तो हमने नहीं पढ़ा, ये क्यों बता रहे हो आप इतना बड़ा बड़ा हमें? ऐसे ही छोटा सा समझो। अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बात बताई थी वो क्या बताई थी? सोलर रेडिएशन जहाँ पर भी गिरेगी वहाँ पर क्या करेगी? ऊपर की एयर को क्या करेगी? ऊपर की एयर को क्या करेगी? गर्म कर देगी। ऊपर की एयर को गर्म कर देगी तो एयर कहाँ चली जाएगी? ऊपर राइज कर जाएगी। यहाँ पे कोई चीज़ थी पहले ज़मीन के साथ, तो क्या उस हवा ने ज़मीन के ऊपर प्रेशर लगा के रखा था, ठीक है? वो हवा वहाँ से क्या हो गई? गायब हो गई। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा था वो खत्म हो गया ना, ऐसे ही हुआ ना। तो यहाँ पे जो प्रेशर था वो क्या हो गया? कम। तो क्या हो गया? प्रेशर क्या हो गया? लो प्रेशर। बात समझ आई? ऊपर से कोई हवा आ जाएगी, जोर से ज़मीन को टकराएगी तो क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। क्यों? वहाँ पे जगह नहीं थी, ऊपर से आपने दबाव डाला। जैसे ये हाथ यहाँ है तो लो प्रेशर, हाथ ऊपर से मैं यहाँ रख दूंगा तो क्या बन गया? हाई प्रेशर। आगे समझ बात? तो यहाँ पे बताया था ना शायद ऐसा करके आपको एक दिन। तो क्योंकि यहाँ पे गर्मी है, हवा ऊपर की तरफ चली गई है, यहाँ पे क्या डेवलप हो गया? लो प्रेशर। बस फिलहाल में आप इतना याद रखो। और इधर आप ऐसे मान के चलो, यहाँ पर क्या है आपका? हाई प्रेशर। इधर हाई प्रेशर क्यों है अभी नहीं समझ आएगा, मैं बता भी दूंगा तो भी समझ नहीं आएगा, बाद में समझेंगे जब क्लाइमेटोलॉजी में पहुंच जाएंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि वो इंडियन ओशन है और इंडियन ओशन में एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं मानसून, है ना, जो अभी चल भी रहा है, जो कि जम्मू में तो नहीं आ रहा है, बाकी जगह बारिश कर रहा है। तो ये मानसून में आपका क्या होता है? रिवर्सल ऑफ विंड, ठीक है? क्या होता है मानसून का मतलब ही क्या होता है? रिवर्सल ऑफ विंड। मानसून का डेफिनेशन का मतलब क्या है इसका? रिवर्सल ऑफ विंड्स। यहाँ पे आपका लो प्रेशर डेवलप हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या डेवलप हो रहा है? हाई प्रेशर। ये हवा जो ऊपर गई है यहाँ, ये लो प्रेशर से इधर आती है कहीं पे, और ये हाई प्रेशर से हवा इधर जाती है। फिलहाल के लिए आप सिर्फ ऐसे दिमाग में थोड़ी सी एक फिगर बनाओ, इधर हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर। हाई प्रेशर कहाँ जाता है? लो प्रेशर की जगह। ऐसे ही होगा, हाई प्रेशर कहाँ जाता है? लो प्रेशर की जगह। हाई प्रेशर हमेशा कहीं पर भी हाई प्रेशर होगा तो कहाँ पे जाता है? लो प्रेशर की तरफ जाता है, ठीक है? और यहाँ पर क्या था? लो प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर। बस इतना आप याद रखो। और क्या याद रखो? ये यहाँ पे समंदर है, समंदर से हवा इधर लैंड की तरफ आ रही है। जितना ज़्यादा ये लो प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी ज़ोर से हवाएं लैंड की तरफ आएंगी, ठीक है? उतनी ज़ोर से ये हवाएं लैंड की तरफ आएंगी। तो बस खत्म हो गया। जितना ज़्यादा आपका इंटेंस हीटिंग होगा तिब्बतन प्लेट्यू का, उतना ज़्यादा आपका रेनफॉल होगा कहाँ पे? इंडिया के अंदर, ठीक है? उतना ज़्यादा रेनफॉल होगा कहाँ पे? इंडिया के
अंदर। इसीलिए जिस साल आपकी गर्मी नहीं होती है उस साल मानसून अच्छा नहीं होगा। मानसून के लिए अच्छा गर्म होना चाहिए क्या? तिब्बतन प्लेट्यू। इंटेंस हीटिंग ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू होनी ज़रूरी है एक अच्छी बारिश के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए बस ऐसे ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखना कि सर ने कभी ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू में लो प्रेशर और यहाँ कहीं मैस्करीन हाई पे हाई प्रेशर। इसका नाम ही होता है मैस्करीन हाई बेसिन। इसका नाम क्या है? मैस्करीन हाई बेसिन। ये हाई बेसिन पता कैसे है? आप खुद दिमाग लगाओ, अभी आपको बताएं ये हाई बेसिन बना कैसे है। ये जो गर्म हवा ऊपर जा रही है ना, ये गर्म हवा ऊपर जा रही है, ये आ रही है इधर, ये ऊपर से आपको बताया ना ऊपर से हवा आएगी तो नीचे गिर रही है। इस जगह पे ऊपर से हवा आके नीचे गिर रही है तो इस जगह पे क्या बना रही है? हाई प्रेशर। इस जगह पे हवा ऊपर उठ गई तो इस जगह पे क्या बन गया? लो प्रेशर। जहां से हवा ऊपर गई नीचे क्या बनेगा? लो प्रेशर। जहां से हवा नीचे आई वहां क्या बन गया? हाई प्रेशर। ठीक है, इसी को आप देख सकते हो। अगर किसी जगह जमीन पे लो प्रेशर तो ऊपर क्या है? हाई प्रेशर। किसी जगह जमीन पे हाई प्रेशर तो ऊपर क्या है? अरे बढ़िया, इतना आपको समझ आ गया तो बस, तो फिर तो खत्म बात। समझ आ गई आपको बात? ठीक है, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर था, हवा ऊपर की तरफ गई, वो जो हवा ऊपर गई, आपको एक और चीज़ बताई, हवा ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। हवा ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। वो हवा ऊपर जाएगी ठंडी हो जाएगी तो वो यहाँ जब डिसेंड करेगी तो इस जगह ऊपर से और एक्स्ट्रा हवा नीचे आ रही है तो ज़मीन पे क्या बनाएगा? हाई प्रेशर। ज़मीन पे क्या बनाएगा? हाई प्रेशर। और यहाँ से ये हाई प्रेशर कहाँ पे जाना चाहेगा? लो प्रेशर की जगह। ऐसे ही होता है ना, हाई प्रेशर कहाँ जाना चाहता है? लो प्रेशर की जगह। ऐसे चलता रहता है। तो ये हाई प्रेशर इधर जाएगा, ये लो प्रेशर इधर आएगा। जितना ज़्यादा इंटेंस यहाँ पर क्या बनेगा? जितनी ज़्यादा इंटेंस हीटिंग होगी तिब्बतन प्लेट्यू की उतना ज़्यादा लो प्रेशर बनेगा, उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। जितना स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर उतना स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर, उतनी स्ट्रॉन्ग रेनफॉल। बात समझ आ गई? ठीक है, ये क्यों मैंने बताया अभी, इसका क्या काम था? क्योंकि वो यहाँ पे मेडागास्कर है और वहाँ पे ये मैस्करीन हाई बेसिन है, तो मुझे लगा आपको थोड़ी सी एक चीज़ आपको बता दूँ। ठीक है, आगे समझ? चलिए, और ख़त्म हो गया। ओशन करंट समझ आ गया? ओशन करंट समझ आ गया तो आप नेक्स्ट चीज़ देखिए, क्या वर्टिकल मूवमेंट। क्या उसमें एक चीज़ आती है जिसको क्या बोलते हैं? टाइड। वर्टिकल मूवमेंट में एक चीज़ आती है जिसको क्या बोलते हैं? टाइड, है ना। टाइड आपको, आप समझिए, ये क्या है? अर्थ। ये क्या है? अर्थ। अर्थ के अराउंड कौन चक्कर लगाता है? अर्थ के अराउंड कौन चक्कर लगाता है? मून, है ना। अर्थ के अराउंड कहीं पे मून चक्कर लगा रहा है, ऐसा कहीं मून इधर है, इधर है, मून इधर है। तो क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो भी ओशन का वाटर है वो कहाँ पे जा रहा है? ऊपर की तरफ खिंच रहा है। कहाँ पे खिंच रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ खिंच रहा है। बिकॉज ऑफ द पुल, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एक बल्ज जैसा क्रिएट होता है, ऐसा बल्ज, ऐसा ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा बल्ज। ठीक है, कॉपी में लिखो आप पहले। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, ड्यू टू दी, ऊपर हेडिंग लिखना टाइड्स। ठीक है, ऊपर हेडिंग लिखना क्या? टाइड्स। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, a bulge is created, a bulge of ocean water, ऐसे लिखो, a bulge of ocean water is created, a bulge of ocean water is created, ठीक है, which is known as, which is known as, which is known as, which is known as tides, which is known as tide, which is known as टाइड्स। ठीक है, विच इज नोन एज टाइड। ठीक है, अभी टाइड के आपके क्या है? दो तरीके होंगे। ठीक है, दो हिस्सों में बटा, एक क्या है? हाई टाइड और एक क्या है? लो टाइड। हाई टाइड, एक है लो टाइड।
एक क्या है हाई टाइड और एक क्या है लो टाइड। एक और चीज़ आप याद करो, आपको एक फ़ोटो दिखाई थी ऐसे करके जिसमें अर्थ था और ऐसे करके जिसमें मून था आगे पीछे। इधर क्या था मून, एक मून था इधर, याद आ रहा है। एक फ़ोटो दिखाई थी जिसमें लिखा था अर्थ ऐसे, ये था मून, ये भी मून, ठीक है। इस पोजीशन को जब कहा था व्हेन द मून इज क्लोजर टू द अर्थ, उस जगह को क्या बोला था हमने, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, पेरिजी, है ना, क्या बोला था, पेरिजी बोला था। ये पोजीशन जहां पे मून अर्थ से दूर है उस जगह को क्या बोला था, पोजीशन को एपोजी। आगे बात समझ। एक चीज थी जिसमें क्या था, अर्थ मून जो है वो अर्थ के पास है, एक पोजीशन थी जिसमें मून जो है वो अर्थ के दूर है, एक पोजीशन थी पेरिजी, एक पोजीशन थी एपोजी। अब आप खुद बताओ, जिस पोजीशन में मून अर्थ के पास होगा उस पोजीशन में ग्रेविटेशनल पुल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, उस पोजीशन में आपकी क्या आएगी, हाई टाइड। जिस पोजीशन में मून अर्थ से दूर होगा ग्रेविटेशनल पुल भी कम हो जाएगा, क्या आएगी आपकी, लो टाइड। जरा एक बार इसकी फ़ोटो निकालते हैं फिर देखो। दिखाई थी मैंने आपको फ़ोटो इसकी, है ना, पहले जब हमने वो देखा था पेरिलियन और एपिलियन। ठीक है, देखो ये क्या लिखा है फोटो में, कुछ तो लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है। पेरिजी में अर्थ का मून से डिस्टेंस बता रहा है, फिर एपोजी में अर्थ का मून से डिस्टेंस बता रहा है। पेरिजी पे लिख रहा है एट पेरिजी मून इज क्लोजर टू द अर्थ एंड लुक्स स्लाइटली लार्जर, और उसमें क्या है, एट एपोजी मून इज फार्दर फ्रॉम द अर्थ एंड लुक्स स्लाइटली स्मॉलर। ठीक है, तो जिस टाइम पे वो अर्थ के पास होगा उस टाइम क्या आएगा, हाई टाइड, जिस टाइम अर्थ से दूर होगा उस टाइम क्या आएगा, लो टाइड। ठीक बात है। और आप एक और चीज़ देखो, जब आपने कभी वो देखा है ना कि वो सुपर मून बन रहा है, वो ब्लड रेड कलर का मून बन रहा है ना, वो सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, देखा है ना, सुपर मून, मून बहुत बड़ा सा दिखता है, वो सारी पोजीशन कब होती है, जब अर्थ के पास होता है चांद आपका। ठीक है, अच्छा ये वाली फोटो निकाली है, तो आप बताइए जरा, जब कभी मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो कौन सा टाइप का एक्लिप्स होता है, जब कभी भी whenever moon comes in between earth and sun, तो क्या चीज नहीं आ सकता, हाँ ये हमारा अर्थ है, उस साइड कहीं पे सन है, तो मून बीच में आ गया, मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ। क्या कौन सा इक्लिप्स हो सकता है, कौन सा इक्लिप्स हो सकता है, अरे भाई अर्थ है और उधर मून है कहीं पे, ये है ना, ये सन है, ये क्या है, मून है, इधर कहीं पे सन, मतलब ये अर्थ है, ये मून है, यहाँ पे कहीं सन हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अर्थ ऐसे ही तो चक्कर लगा रही होगी ना सन के, अर्थ ऐसे चक्कर लगा रही है सन के, और मून हमारे अर्थ के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो अब ऐसी पोजीशन आ गई कि इधर सन है, इधर मून है, इधर क्या है, अर्थ है, तो कौन सा एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स। ठीक है, पक्की बात है, सोलर एक्लिप्स। कॉपी में लिख सकते हो आप, छोटी सी चीज़ है, ठीक है, सोलर एक्लिप्स व्हेनेवर द मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, अभी ऐसा खुला था तो मेरे को लगा कि चलो बता देते, वैसे मैं बताऊंगा नहीं आपको, ये सोलर आप पढ़ लेना तो। ठीक है, और वैसे ही एक चीज़ होती है, क्या होती है, लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स में क्या होगा, कौन किसके बीच में आएगा, अर्थ बीच में आ जाएगी, किसके किसके, सन और मून के। ठीक है, तो उसको भी आप कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसमें उसको और थोड़ा क्या होता है, पार्शियल सोलर एक्लिप्स या फुल सोलर एक्लिप्स, है ना। ठीक है, तो वो तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी उसका मतलब क्या। ठीक है, पार्शली अगर उसका शेडो अर्थ के ऊपर पड़ रहा है तो वो पार्शियल क्रिसेंट बनेगा, वो सारी चीज़ें, तो वो आप यू आर केपेबल इनफ कि आप उसको समझ पाएँ। ठीक है, ठीक बात है, समझ आ गया। टाइड क्या चीज़ है, समझ आ गया। अभी टाइड में कुछ बताने वाली चीज़ है क्या, हाँ ठीक है, ऐसे बोल बच्चन सुनो, टाइड तो उसकी खास बात क्या है, टाइड आती है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। टाइड की इंपॉर्टेंस ये है कि जहाँ पर भी टाइड आती है तो क्या क्या काम करेगी।
आपने कोई चीज़ सुनी होगी जिसको बोलते हैं टाइडल पोर्ट्स, है ना, टाइडल पोर्ट्स सुना है आपने? पोर्ट्स होते हैं, आपको पता क्या होते हैं पोर्ट्स? ओशन के अराउंड, सी के अराउंड आपके क्या होंगे? पोर्ट्स होंगे। कुछ जगहें होंगी जिनको क्या बोलते हैं? टाइडल पोर्ट। अलग अलग नाम हम खुद भी ज्योग्राफी में देखेंगे, आर्टिफिशियल पोर्ट, नेचुरल पोर्ट, टाइडल पोर्ट, ठीक है। तो टाइडल पोर्ट ज़रूरी नहीं है कि अलग एक कैटेगरी है, वो आर्टिफिशियल और उसके बीच में भी कोई जगह हो सकती है जो कि टाइडल पोर्ट हो। काम क्या है इसका, बताने का मतलब क्या है? टाइड जहाँ पर भी आएगी ना, वो वहाँ पे जाने वाली शिप को, जैसे यहाँ पे कोई पोर्ट है, यहाँ पे मानो कोई पोर्ट है और ये हाई टाइड आता है, लो टाइड आता है किसी जगह पे, किसी एरिया में, ठीक है, और उस एरिया में कोई पोर्ट भी लोकेटेड है, ठीक है, तो उसकी वजह से मतलब कोई शिप वगैरह जो भी जाना चाहेगा तो उसको क्या है, वो जब भी टाइड चलती है तो उसकी अगर डायरेक्शन में शिप जाएगा तो उसका वो क्या है, थोड़ा पेट्रोलियम वगैरह जो है वो बच जाएगा, उसका खर्चा वगैरह बच जाएगा, क्योंकि वो टाइड जो है उसको अपने साथ, हाई टाइड आ रही है तो लैंड की तरफ जा रही है, तो अगर वहाँ पे कोई टाइडल पोर्ट है तो वो उसको आराम से जो है पोर्ट की तरफ ले जाएगी, किसको? शिप को, ठीक है। तो ऐसे मैं तो हवा में बता रहा हूँ, तो उनका तो पूरा मैकेनिज्म होता है, उनको पूरा टाइम पता है कब ये वेव ऐसे आएगी टाइडल, कब हाई वेव आनी है, किस डायरेक्शन में हम एंटर करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। हम तो ऐसा, क्योंकि जनरलिस्ट एग्जाम है तो आपको सिर्फ ऐसे पता होना चाहिए कि हाँ कोई टाइडल पोर्ट में शिप्स की मूवमेंट में जो है टाइड जो है आपकी मदद करती हैं, ठीक है। और टाइड किस चीज़ में मदद कर सकती है? ये कोस्ट है, कोस्ट के अराउंड आपको पता है सेडिमेंटेशन हो जाता है, कोस्ट के अराउंड क्या हो जाता है? सेडिमेंटेशन हो जाता है। लैंड ये है तो क्या, लैंड में पानी बचता रहेगा, ओशन का, सी का, तो क्या हो जाएगा? सिल्टिंग हो जाएगी बहुत सारी, वहाँ का जो मिट्टी है, रॉक है, वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, नीचे गिर जाएगी, क्या हो जाएगी? सिल्टिंग, क्या हो जाएगी? सिल्टिंग। अभी टाइड आएगी जोर से, हाई टाइड आई तो जोर से टाइड बजी, फिर वापस चलेगी, तो यहाँ पे जो भी एक्यूमुलेटेड सिल्ट वगैरह होगा उसको क्या करेगी? साफ करते रहा करेगी। सही बात है ना? सही है कि नहीं? अभी यहाँ पे कि कोने पे मिट्टी होगी और मैं यहाँ से जोर से ऐसे बाल्टी वाला पानी फेंकूंगा, ठीक है, तो क्या हो गया? वो हाई टाइड होगी उसके लिए, सही बात है। हाई टाइड, पानी गया वहाँ से हट गया, सिल्टिंग ठीक होगी, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता है कि अभी कभी कभी आपने फोटो देखी होगी, वो सारा ओशन में जो मरीन पॉल्यूशन हो रखा है, वो प्लास्टिक भी कभी उल्ट कोस्ट के ऊपर आ जाता है ना? देखा ना आपने, है ना? फिर उसमें वो मीम बनाने वाले, वट एवर वी डू टू द एनवायरमेंट इट गिव्स अस बैक, तो उसमें ऐसे मीम बना के, तो यहाँ पे वो सारा ऐसे प्लास्टिक की बोतल, ठीक है। तो समझो वो उसके वेव की मोशन से क्या हो रहा है, सिल्टिंग से भी हम बच सकते हैं, और यहाँ पे भी आपने जो मरीन पॉल्यूशन किया है ना, वो भी लैंड की तरफ आ सकता है, ठीक है। और एक तीसरी खास चीज़ कि इससे हम क्या चीज़ कर सकते हैं? हाँ वही टाइडल एनर्जी, ठीक है। टाइडल एनर्जी का हम यहाँ पे जनरेशन कर सकते हैं, टाइडल एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। वो कैसे कर सकते हैं? आपको पता है एक चीज़ है जिसको क्या बोल रहे हैं, हाई टाइड। ऐसा ये लैंड है, यहाँ पे क्या है? हाई टाइड। और लो टाइड ये वापस पीछे रिसीड कर जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में अगर हम कोई ऐसा स्टेशन लगाएं और उसमें आपकी कोई टरबाइन रहे, जैसे घूम सकती हो, और एक टाइम आए जब ये पानी इसके बीच में से फ्लो करे और लैंड की तरफ जाए, तब ये एक टाइम यहाँ से जब पानी जाएगा तब ये घूमेगी, दूसरी टाइम ये जब रिसीड करेगा तब घूमेगी। तो दोनों ही टाइम पे जब आपकी टरबाइन घूमेगी तो इस टाइड की वजह से ये आप टाइडल एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सही बात है। ये टरबाइन को चलाने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। वो नेचुरली आ रहा है, हाई टाइड है तो यहाँ पे लैंड की तरफ जा रहा है, लो टाइड है तो वापस नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। एक और चीज़ होती है जिसको क्या बोलते हैं? टाइडल रेंज। बुक में आप देखोगे लिखा है टाइडल रेंज। टाइडल रेंज क्या है? ये यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे लैंड है, लो टाइड है तो आपको पता है कि पानी नीचे रहता है, लो टाइड होता है तो पानी क्या है? नीचे। हाई टाइड है तो जोर से पानी आएगा, उसकी हाइट भी हाइट ज़्यादा होगी ना, ऑब्वियसली हाइट ज़्यादा होगी, क्योंकि हो तो क्या रहा है? पुल हो रहा है ऊपर की तरफ। पानी क्या कर रहा है? वर्टिकल मोशन है पानी का, सही बात है। यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है? वर्टिकल मोशन की। पानी क्या कर रहा है? ओशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकल। तो लो टाइड में पानी नीचे है, हाई टाइड में पानी क्या है? ऊपर। तो क्या हो गया? डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, हाइट ज़्यादा हो गई है। तो अगर लो टाइड में पानी इधर था, हाई टाइड में पानी कहाँ है? इधर। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोल रहे हैं? टाइडल रेंज। बात समझ आ गई? आप कंफ्यूज हो सकते हैं किस चीज़ में? ये मैंने फोटो आपको ऐसे क्यों दिखाई?
आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मानो ये लैंड है, इस लैंड में अगर ये इसका शोर है तो यहाँ पे नॉर्मल पानी, अगर ये रेंज है, ठीक है, तो लो टाइड में, जब लो टाइड है तब आपको ऐसा लगता है कि पानी कोस्ट से रिसीड होके पीछे की तरफ चला जाएगा यहाँ, ये इस जगह पे, और हाई टाइड है तो पानी और अंदर लैंड की तरफ आ जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस, ये डिफरेंस नहीं होता टाइडल रेंज, ठीक है। क्या चीज़, ये जो चीज़ समझाइए आपको समझ आई, वापस से बताऊं, आई समझ, ये चीज़ समझ आ गई थी। ये चीज़ क्या है, वर्टिकल, ये चीज़ क्या है, हॉरिजॉन्टल। ये क्या बता रहा है कि कोई आदमी अगर यहाँ बीच पे खड़ा है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ ऐसे करके, ठीक है, ये मैं खड़ा हूँ अगर यहाँ पे, तो नॉर्मल दिनों में ये कोस्ट है, यहाँ तक पानी रहता है। अगर लो टाइड है तो लो टाइड आपको पता क्या है, पानी कम है तो पानी पीछे चला जाएगा ना, रिसीड करेगा, ओशन की तरफ होगा, लैंड की तरफ कम होगा। और हाई टाइड होगी तो पानी जोर से आएगा तो लैंड के अंदर क्या पता यहाँ तक चला जाए, है ना। तो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस नहीं है टाइडल रेंज, वर्टिकल डिस्टेंस है। क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस। बात समझ आ गई, वापस से बताऊं, वापस से बताऊं, ये वाला, ये ऊपर बनाऊं, ये लैंड है, लैंड का कोस्ट है, ये नॉर्मल दिन में पानी यहाँ तक रहता है। और अगर अब लो टाइड है तो आप समझिए यहाँ पे ओशन है ना, ओशन है तो आप पीछे चला जाएगा ना पानी, थोड़ा लो टाइड है तो पीछे चला जाएगा यहाँ, हाई टाइड है तो पानी ज़ोर से आएगा तो यहाँ तक आ जाएगा, लैंड में यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस नहीं है, इसको आप ऐसे बाहर खींचोगे, वो डिफरेंस है। क्या है, हाइट में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि जब लो टाइड होगी तब पानी हाइट में नीचे रहेगा, लो टाइड होगी तो पानी हाइट में नीचे रहेगा, हाई टाइड होगी तो पानी जोर से आए। जैसे सुनामी वेव दिखी थी ना, सुनामी वेव जब आती है तो क्या होता है, कोस्ट के पास पहुंचती है तो उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। वैसे जब हाई टाइड आती है तो जोर से आती है और उसमें पुल ऊपर की तरफ लग रहा होता है तो उसकी ऊंचाई, तो हाई टाइड में आने वाली और लो टाइड में आने वाली के बीच की ऊंचाई का डिफरेंस बिटवीन द हाइट, उसी को क्या बोल रहे हैं, टाइडल रेंज। ऐसे बन सकती है टाइडल एनर्जी। खत्म हो गई बात यहाँ पे आपकी सारी, ठीक है, समझ आ गया। कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। कोई डाउट है, ये मेरी लास्ट क्लास होती है, इसके बाद क्लास थोड़ी है अभी, नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं।